वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस अब। तो आज से हमारे चैनल पर स्टार्ट की जाएंगी, ऑलरेडी सीरीज स्टार्ट है, मॉडल पेपर स्टार्ट है, बट आज से मेगा क्लास स्टार्ट की जाएंगी, जिसमें कोशिश रहेगी कि आपकी पर क्लास 1.5 आवर की रहे, 1.5 घंटे तक की क्लास रहे, जिसमें आपके मोस्टली कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा MCQs 1 लाइनर क्वेश्चन हैं जो कवर किए जाएँ। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे ज़्यादा यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के आपके वो टॉपिक कवर होंगे जो एग्ज़ाम में हमेशा ही आते हैं। तो ये क्वेश्चन नॉर्सेट एग्ज़ाम के अलावा जो भी लोग अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो MP व्यापम का पेपर देते हो या फिर अलग अलग स्टेट के लिए CHO या स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए पेपर देंगे, तो सभी में क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एम्स के लिए बस रहेंगे। तो यहाँ पर मोस्टली जो क्वेश्चन आपके कवर होंगे, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जितने भी नेशनल इंटरनेशनल डेज हैं उनकी न्यू थीम है वो आपकी कवर हो जाएंगी, जितने भी वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज हैं वो कवर हो जाएंगी, और कम्युनिटी में से जो क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आते हैं वो आपके यहाँ पर आज इस सीरीज में मॉक टेस्ट में कवर हो जाएंगे। तो जिनका भी पेपर है 20 नवंबर को जिनका पेपर नॉर्सेट के लिए है और 14 नवंबर को जिनका भी पेपर BSF SI पोस्ट के लिए है, तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर आएंगे। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो भी लोग नॉर्सेट एम्स के प्रीवियस ईयर पेपर परचेस करना चाहते हैं उनके लिए भी डिस्काउंट रखा गया है। तो 250 रुपीज़ में आप पेपर पूरे परचेस कर सकते हैं, इससे कम चार्जेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर आपके 23 पेपर 23 क्वेश्चन पेपर विथ आंसर कीज रहेंगे, जिसमें कुछ 3 से 4 पेपर ऐसे हैं जिसमें 200 MCQs आपके आए थे। तो कुल मिला के आपके 2600 MCQs कवर हो जाते हैं। सभी पेपर ऑफिशियल पेपर हैं, तो आप उन पेपर के लिए या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इंस्टा मोजो की लिंक के थ्रू फॉलो करके ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके उन पेपर को परचेस कर सकते हैं। पेमेंट आप गूगल पे या फिर फ़ोन पे, पेटीएम, किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं एज यू विश। तो यहाँ पर आप पेपर परचेस कर सकते हैं जो भी लोग लेना चाहते हैं। अदरवाइज सभी पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब अपने जो हमारा मेडिकल एंड नर्सेस अब चैनल है इस पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आज की जो क्लास है इसमें कोशिश की जाएगी कि आपके 100+ से ज़्यादा MCQs कवर हो जाएं कम्युनिटी के जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, नक्चल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैनिंग शुड बी डन बिटवीन। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कुछ क्वेश्चन कम्युनिटी और गायनेकोलॉजी से जो टॉपिक होते हैं मिक्सड टाइप से रहते हैं, तो वो यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि नक्चल ट्रांसल्यूसेंसी है जो स्कैनिंग की जाती है, कब की जाती है? ऑप्शन में है 6 to 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 11 to 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 14 to 18 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर 20 to 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो जो एंटी स्कैनिंग नाम आप सभी को पता होगा, तो एंटी स्कैनिंग है जो कब की जाती है? तो ये जनरली 11 to 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में की जाती है। और एंटी स्कैनिंग में होता क्या है कि एक तरीके से सोनोग्राफी है, अल्ट्रासोनोग्राफी हम जिसको कह सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो कलेक्शन ऑफ फ्लूइड रहेगा, कहाँ पर, जो फीटल नेक है वहाँ पर, स्किन के जो फीटल नेक के पीछे की स्किन है वहाँ पर क्या होगा, कितना फ्लूइड कलेक्ट है एंटी स्कैनिंग से वो फाइंड आउट किया जा सकता है। तो एंटी स्कैनिंग कब की जाती है? नचल ट्रांसल्यूसेंसी जनरली 11 to 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, एंड एंटी स्कैनिंग इज द सोनोग्राफिक अपीयरेंस ऑफ अ कलेक्शन ऑफ फ्लूइड अंडर द स्किन बिहाइंड द फीटल नेक इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो यदि यहाँ पे आपको 11 to 14 वीक्स ना रहे तो आप मार्क कर सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जनरली एंटी स्कैनिंग की जाती है, उसके बाद नहीं की जाती है। तो एंटी स्कैनिंग कब होगी? 11 से 14 वीक की प्रेगनेंसी में। और क्यों की जाती है कि फीटल नेक के जो पीछे का एरिया है, बिहाइंड साइड है, वहाँ पर कितना फ्लूइड है जो कलेक्ट हुआ है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन विल बी हाई इन अ पर्सन विथ एन एलर्जी। तो यदि किसी पर्सन को एलर्जी होती है, एनाफिलैक्टिक एलर्जी भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो उस टाइम पर कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन हाई होगा? ऑप्शन में IgE, IgM, IgA या फिर IgG। तो ये सभी को पता है कि एलर्जिक रिएक्शन हो या फिर एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हो, तो उस टाइम पर जो इम्यूनोग्लोबुलिन एक्टिवेट होता है वो नॉर्मल वे में एक्टिवेट होगा, बट
ये जब किसी भी तरीके की एलर्जिक रिएक्शन आपकी बॉडी में होता है, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन होता है, तब आईजीई है जो एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है क्या एक्टिवेट होगा। इम्यूनोग्लोबुलिन की कर रहे हैं, तो इम्यूनोग्लोबुलिन कितने कैटेगरी का होता है? 5 कैटेगरी का। इन 4-5 पॉइंट्स में आपके 6-7 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि पर क्वेश्चन आपके 5 से 6 क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो इम्यूनोग्लोबुलिन ई क्या होगा? ये तो एक्टिवेट होगा जब किसी भी तरीके का एनाफिलेक्टिक या फिर एलर्जिक रिएक्शन होगा आपकी बॉडी में, तब। अब बात करते हैं हम इम्यूनोग्लोबुलिन के टाइप्स की। फर्स्ट इज आईजीजी, जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लार्जेस्ट इन नंबर, इट्स 75% एंड इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड इन क्रॉनिक इन्फेक्शन आईजीजी इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे जब किसी को लॉन्ग टाइम से बहुत ही क्रॉनिक इन्फेक्शन हो, उस टाइम पे आईजीजी प्रेजेंट रहेगा। और लार्जेस्ट ऑफ नंबर में पूछते हैं तो 75% तक के रहेगा, टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन के 75%, और ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है आईजीजी। सेकेंड इज लार्जेस्ट इन साइज, यदि नंबर में पूछते हैं तो आईजीजी, और साइज में पूछते हैं तो इम्यूनोग्लोबुलिन एम, और जो कि एक्यूट इन्फेक्शन में एक्टिवेट होगा। थर्ड में आता है आईजीई, जो कि एलर्जिक रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में एक्टिवेट होगा। नेक्स्ट आता है आईजीए क्या करेगा? इट प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट मिल्क, म्यूकस एंड ब्लड। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है, तो वो है आईजीजी। और एक्यूट इन्फेक्शन में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होगा, तो वो है आईजीएम। एलर्जिक रिएक्शन आएगा तो आईजीई। और कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि ब्रेस्ट मिल्क, म्यूकस और ब्लड में प्रेजेंट होगा, तो वो है आईजीए। फिर आता है आईजीडी जनरली डिफ्रेंसिएशन करेगा बी लिम्फोसाइट में। तो यहाँ पे आपको जो बेसिक फंक्शन है इम्यूनोग्लोबुलिन्स के टाइप्स के, वो आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन कब प्रेजेंट होगा और कब एक्टिवेट होगा। नेक्स्ट इज अ पेशेंट हु रिसेंटली अंडरवेंट एम्पुटेशन ऑफ अ लेग complain of pain in the amputated part. The nurse should explain to the patient which of the following. यदि कोई पर्सन क्या हुआ है, एम्पुटेशन हुआ है लेग का, तो उसको क्या कर रहा है वो पेशेंट की, दर्द हो रहा है एम्पुटेटेड पार्ट में। एम्पुटेशन का मतलब है कट किया गया है वो पार्ट, वहाँ से कट करके सीधा रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पर जो एम्पुटेशन हुआ है लेग का, तो एम्पुटेशन होने के बाद वो पर्सन कहता है कि उसके लिए वहाँ पे पेन हो रहा है। तो एज अ नर्स आप उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? ऑप्शन में है द पेन इज द रियल एक्सपीरियंस फॉर द पेशेंट, द पेन इज अ फिनोमिना नोन एज घोस्ट पेन, द पेन कैन नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द लेग हैज बीन एम्पुटेटेड, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर एम्पुटेशन हुआ है पेन में, और लेग है, लेग का एम्पुटेशन किया गया है, अलग किया गया है कट करके उतने पार्ट को। तो जो यहाँ पे पेन फील हो रहा है, कंप्लेन कर रहा है पेशेंट कि उसको पेन फील हो रहा है, तो किस टाइप का पेन है? इस पेन को कहेंगे हम घोस्ट पेन। तो क्या कहलाएगा? द पेन इज अ फिनोमिनल नोन एज द घोस्ट पेन। घोस्ट पेन और फिनोमिनल पेन या फिर फैंटम पेन, दैट मीन्स कि इट्स कमिंग फ्रॉम अ बॉडी पार्ट दैट नो लॉन्गर देयर। तो यहाँ पर ये जो फैंटम पेन है या फिर घोस्ट पेन है, जब कोई बॉडी का पार्ट रहेगा ही नहीं, वहाँ से पेन ओरिजिनेट होगा, मतलब कि कोई चीज़ है ही नहीं वहाँ पे, बट तब भी उसको पेन फील हो रहा है। तो क्या कहलाएगा? फैंटम पेन, घोस्ट पेन या फिर फिनोमिनल पेन, जो कि एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी कह सकते हैं हम। एम्पुटेशन के बाद तो कोई भी दर्द नहीं होगा वहाँ पे, बट पेशेंट को, पर्सन को लगेगा कि उसके लिए वहाँ पे पेन हो रहा है। तो एक तरीके का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डॉक्टर्स इस चीज़ के लिए कंसीडर करते हैं। बट एक्सपर्ट्स नाउ रिकॉग्नाइज दैट दीज रियल सेंसेशन ओरिजिनेट्स इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। बट जो एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से आने वाले सेंसेशन है, बट इस चीज़ को अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हम यदि बेस्ड ऑन क्वेश्चन जाते हैं कि एम्पुटेटेड पार्ट में पेन होता है, तो क्या कहलाएगा? घोस्ट पेन, फैंटम पेन या फिर फिनोमिनल पेन। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द फ्लूइड बैग सोर इन देयर। तो यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही है, तो यहाँ पे आपको इस पूरी इमेज के लिए फाइंड आउट करना है कि ये है क्या। ऑप्शन में TPN, एल्ब्यूमिन, जेजुनेस्टोमी बैग विथ मिल्क या फिर एस्टेमिन। तो यहाँ पर जो आपको एक बैग दिख रहा है,
इस बैग के लिए आपको फाइंड आउट करना है कि इस बैग का नाम क्या है। इमेज में जो दिख रहा है आपके लिए यहाँ पर इसका नाम क्या है। ऑप्शन है TPN, एल्ब्यूमिन, जेजुनेस्टोमी बैग विथ मिल्क या फिर एस्टेनिन। तो यह टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन बैग, ये जो यहाँ पर 3 इमेज में दिख रहा है क्या है, TPN है, तो क्या है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। और यहाँ पर जो एल्ब्यूमिन है, ये एल्ब्यूमिन का बैग इस टाइप से रहेगा, बट यहाँ पर जो इमेज में दिख रहा है ये क्या है, ये TPN। एल्ब्यूमिन बस पूछते हैं तो इस तरीके से इमेज आपके लिए रहेगी। नेक्स्ट इज a 56-year-old male came with complaint of bleeding per rectum, diagnosed to be carcinoma colon, underwent right hemicolectomy, identify the instrument। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोई 56 साल का 56-year-old मेल आया है, ब्लीडिंग पर रेक्टम हो रही है, उसको कार्सिनोमा कॉलन डायग्नोस किया गया है, सर्जरी की जानी है राइट हेमिकोलेक्टोमी। राइट हेमी जो कोलेक्टोमी होना है, सर्जरी की जानी है, तो राइट हेमिकोलेक्टोमी में क्या होगा, टाइप ऑफ सर्जरी है डन टू रिमूव पार्ट ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड योर कोलोन। तो कोलोन कार्सिनोमा है, तो वहाँ पर जो कोलोन का एक पार्ट है उसको रिमूव किया जाना है, तो इसके लिए क्या कहा जाएगा, हेमिकोलेक्टोमी। तो यहाँ पर जो इमेज दिख रही है इसके लिए आपको बताना है कि ये है क्या। ऑप्शन में मोनोपोलर कॉटरी, हाइफ्रैक्टर, हार्मोनिक स्कैल्पेल या फिर लिगेसर, बेसल लिगेसर। तो यहाँ पर जो इमेज दिख रही है, एक क्वेश्चन लास्ट टाइम नॉर्सेट का एग्जाम हुआ था उसमें आया था, तो ये क्या है, ये है मोनोपोलर कटरी। क्या है, मोनोपोलर कटरी। यहाँ पे इमेज याद रखें आप, जिस भी क्वेश्चन में आपको इमेज बताई जा रही है, तो यहाँ पे जो हेमिकोलेक्टोमी के लिए यूज किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है, तो ये क्या है, मोनोपोलर कटरी। यहाँ पर जो अदर ऑप्शन है, हाइफ्रैक्टर इज अ लो पावर्ड मेडिकल apparatus यूज्ड इन इलेक्ट्रोसर्जरी और कॉन्शियस पेशेंट, usually in an office setting. It is used to destroy tissue directly and to stop bleeding during minor surgery। तो यहाँ पर इसको जनरली OPD में भी इसको यूज़ किया जा सकता है, और जो टिश्यू होते हैं उनको डायरेक्टली, और जो ब्लीडिंग होती है माइनर किसी सर्जरी के टाइम पर, उस टाइम पर ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, हाई फ्रैक्टर को। नेक्स्ट यहाँ पे जो इमेज दी थी वो क्या है, हार्मोनिक स्कैल्पेल। तो इसकी इमेज यहाँ पे आपके लिए रही, हार्मोनिक स्कैल्पेल। नेक्स्ट है यहाँ पर लिगेसर। लिगेसर इज अ बाइपोलर इलेक्ट्रोसर्जिकल डिवाइस डिजाइन टू डिलीवर हाई करंट एंड वेरी लो वोल्टेज टू टिश्यू। तो यहाँ पर जो आपके लिए ऑप्शन में दिया हुआ था लिगेसर वेसल, तो मोनोपोलर कॉटरी, किसके लिए मोनोपोलर क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर सिंगल ये है। तो यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है लिगेसर, तो यहाँ पर इसका यूज़ क्या होगा कि ये हाई करंट डिलीवर करेगी लेकिन लो वोल्टेज के साथ टिश्यू के लिए, और जो भी टिश्यू इम्पेंडेंस है जॉ के यहाँ पर जनरली उनको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर अ पेशेंट इज एडमिटेड इन कैजुअलिटी आफ्टर RT रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, सो ब्रशिंग बिहाइंड द मास्टॉइड, व्हाट इज द साइन। तो मास्टॉइड 1 के यहाँ पर एक आपको साइन देखने को मिल रहा है कान के पीछे की तरफ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद ये साइन हुआ है, तो ये है क्या। ऑप्शन में है बैटल साइन, कैटल साइन, प्रेहेंस साइन या फिर डाइटल साइन। तो यहाँ पर जो साइन पूछा है ये कौन सा साइन है जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद हुआ है, तो ये किस टाइप का साइन है। तो यहाँ पर जो साइन है तो ये क्या है, बैटल साइन। बैटल साइन और बैटलिस साइन इज अ ब्रूज दैट इंडिकेट अ फ्रैक्चर एट द बॉटम ऑफ द स्केल। यदि इस तरीके का साइन आपको देखने को मिलता है, दैट मीन्स क्या है, मास्टॉइड बोन है यहाँ पर, तो स्कल फ्रैक्चर होने के चांसेस रहेंगे। इस टाइप से आपको साइन देखने को मिल रहा है तो क्या है, स्कल फ्रैक्चर होने के चांसेस रहेंगे। और जब भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तो जो डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, वो क्या चेक करते हैं कि ईयर से कुछ ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, क्योंकि उस टाइम पे भी क्या हो सकता है, स्कल फ्रैक्चर होने के चांसेस हो सकते हैं। वॉमिटिंग तो फील नहीं हो रही है हेड इंजरी के कारण, क्या है, बेसिक साइन है जो कि बाद में जाके बहुत ही डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो साइन दिख रहा है क्या है, बैटल साइन। At first it can look just like a typical bruise that could heal on its own. However, battle sign is a much more serious condition
टाइप ऑफ फ्रैक्चर दैट कॉज बैटल साइन इज कंसिडर्ड अ मेडिकल इमरजेंसी। तो ये जनरली किसी भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण या फिर हेड इंजरी के टाइम पे आपको यहाँ पर यदि इस टाइप का साइन देखने को मिलता है तो स्टार्टिंग में तो हो सकता है कि ये हील हो जाए, बट एट द एंड ये कभी कभी एक मेडिकल इमरजेंसी के तौर पर भी सामने आता है। नेक्स्ट इज के बाइंड इज गिवन फॉर अ पेशेंट विथ। तो के बाइंड है जो पेशेंट को कब दिए जाते हैं या फिर किस टाइप के पेशेंट को दिए जाएंगे। ऑप्शन में हाइपरनेट्रेमिया, हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोकैलेमिया या फिर हाइपरकैलेमिया। तो के बाइंड क्या करेंगे, एज एन एंटीडोट के तौर पर काम करेंगे। तो यहाँ पर के बाइंड कब दिए जाते हैं, हाइपरकैलेमिया के पेशेंट को दिए जाएंगे। के बाइंड इज गिवन फॉर अ पेशेंट विथ हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया का मतलब है कि पोटेशियम का लेवल क्या होना, हाई होना ब्लड में। हाइपो का मतलब है कि लो होना, हाइपरनेट्रेमिया का मतलब है कि सोडियम का लेवल ज़्यादा होना और हाइपो का मतलब कम। जो नॉर्मल पोटेशियम लेवल होता है वो होता है 8.6 to 10.3 mg पर DL। नॉर्मल सोडियम होता है 135 and 145 MEQ पर लीटर या फिर मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। ये नॉर्मल वैल्यू है, एग्जाम में कभी कभी आ जाती हैं, बट जो हाइपरकैलेमिया है तो क्या दिया जाएगा हाइपरकैलेमिया के लिए, तो के बाइंड है जो यूज़ किए जाते हैं। के बाइंड क्या है, इट्स अ पाउडर मेडिसिन यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ हाई ब्लड पोटेशियम लेवल इन पेशेंट विथ क्रॉनिक किडनी डिसीज हु आर अंडरगोइंग डायलिसिस। तो जब भी किसी पर्सन का ब्लड पोटेशियम, सीरम पोटेशियम लेवल हाई होगा, बढ़ेगा, तो उस टाइम पर के बाइंड है जो यूज़ किए जाते हैं। इट हेल्प्स रिमूव द एक्स्ट्रा पोटेशियम फ्रॉम द बॉडी एंड ब्रिंग्स पोटेशियम लेवल बैक टू नॉर्मल। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, के बाइंड जो मेडिसिन है, जब पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है बॉडी में तो उसको कम करने के लिए हेल्प करेंगे और ये क्या करेंगे, बॉडी से एक्स्ट्रा पोटेशियम को बाहर निकालने का काम करेंगे ताकि जो नॉर्मल पोटेशियम लेवल है बॉडी में सही हो जाए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फूड शुड बी अवॉइडेड व्हेन द पेशेंट इज एन MAOI मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। जब पेशेंट MOAI मेडिसिन ले रहा है तो कौन से जो फूड आइटम्स हैं उसके लिए अवॉइड करवाए जाएंगे। ऑप्शन में कैल्शियम रिच फूड, ग्लूटेन रिच फूड, टायरामाइन कंटेनिंग फूड या फिर एलानिन कंटेनिंग फूड। जब भी कोई पर्सन या पेशेंट MAOI मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स मेडिसिन ले रहा है तो जो टायरामिन कंटेनिंग फूड क्या किए जाते हैं, अवॉइड किए जाते हैं। और जो MAOI मोनो अमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स हैं डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। यदि कोई पर्सन MAOI मेडिसिन लेता है और साथ ही साथ वो हाई टायरामिन फूड लेगा, देन टायरामिन कैन क्विकली रीच द डेंजरस लेवल। यदि if you take an MAOI and you eat high tyramine foods, tyramine can quickly reach the dangerous level and that can cause a serious spike in blood pressure and require emergency treatment. जब भी कोई पर्सन मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स लेता है तो उस टाइम पर पेशेंट को टायरामिन, जिन भी खाने की चीज़ों में टायरामिन रहेगा उन चीज़ों के लिए अवॉइड करने को कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि आप यदि MAOI लेते हैं और आप टायरामिन रिच फूड ले लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा सडनली स्पाइक लेवल पे, पीक पॉइंट लेवल पे क्या होगा, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा और एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट के तौर पर आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए जब भी पेशेंट, जो डिप्रेशन के पेशेंट जिनको मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर दिया जाता है उस टाइम पर उनको कहा जाता है कि जिन भी खाने की चीज़ों में टायरामिन है उनको अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट इज केस फाइंडिंग इन RNTCP इज बेस्ड ऑन। RNTCP के अकॉर्डिंग जो केस फाइंडिंग है किस टाइप से की जाएगी। ऑप्शन में स्पुटम कल्चर, स्पुटम माइक्रोस्कोपी, चेस्ट एक्सरे या फिर मॉन्टेक्स टेस्ट या फिर PCR। तो जो केस फाइंडिंग है रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत कब की जाती है, स्पुटम माइक्रोप्सी के द्वारा। RNTCP जो रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है, एंड देन 1 जनवरी 2020 को इसमें कुछ चेंजेस किए गए। तो RNTCP की जगह अब आ गया नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, NTEP। याद रखना है आपको, RNTCP सबको याद है, बट यदि NTEP पूछते हैं नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम तो ये कब आया है, 1 जनवरी 2020 को।
नेक्स्ट इज केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ माला डी। माला डी और माला एन का केमिकल कंपोनेंट्स एग्जाम में जरूर आता है, तो माला डी का जो केमिकल कंपोनेंट्स है वो क्या है? ऑप्शन में है डी नॉर्जेस्ट्रॉल एंड इथेनॉइल एस्ट्रॉइडल, डी नॉर्जेस्ट्रॉल एंड प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली, या फिर नॉर एथेस्ट्रॉन एसीटेट। तो माला डी और माला एन ये क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। तो जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, तो इनमें कौन सा हार्मोन रहता है? तो इनमें रहेगा डी नॉर्जेस्ट्रॉल एंड इथेनॉइल एस्ट्रॉइडल। यहाँ पर जो दोनों इमेज दी हुई हैं, तो आपको इमेज दे के इनका कंपोनेंट पूछ सकते हैं और कितना कंपोनेंट रहता है वो भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर टाइप ऑफ पिल्स हैं जो डी नॉर्जेस्ट्रॉल एंड इथेनॉइल एस्ट्रॉइडल, माला डी एंड माला एन। तो अब इनमें एक छोटा सा डिफरेंस भी है जो कि एग्जाम में जरूर आता है कि माला डी फ्री ऑफ कॉस्ट है या माला एन फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इनका जो कंपोनेंट्स है, कंटेंट है, वो क्या है। तो इसमें टोटल 30 टैबलेट्स रहेंगी, राइट। तो यहाँ पे टोटल जो 30 टैबलेट्स होती हैं, जिनमें से 21 हार्मोनल टैबलेट होंगी और बाकी जो 21 है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रहेंगी, और जो 7 ब्राउन कलर की मेडिसिन रहेंगी इसमें साथ में, वो क्या है? फेरस फ्यूमरेट टैबलेट्स, आयरन की टैबलेट है जो कि फेरस फ्यूमरेट टैबलेट। तो यदि टोटल टैबलेट पूछे 30 और 21 इज पिल्स, एंड जो बाकी रिमेनिंग 7 बचती हैं तो वो क्या है? तो रिमेनिंग ब्राउन कलर की फिल्म्स, कोटेड फिल्म्स रहेंगी इसमें, तो वो क्या है? आयरन और फेरस फ्यूमरेट टैबलेट। तो कितना आयरन जो इसमें रहेगा, फेरस फ्यूमरेट रहेगा, तो टोटल 60 mg फेरस फ्यूमरेट इन पर टैबलेट। यहाँ पे याद रखना है कि डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड अवेलेबल 2 टाइप ऑफ लो डोज ओरल पिल्स। तो लो डोज ओरल पिल्स है, 2 ब्रांड नेम से आती है, माला डी एंड माला एन। इन दोनों का कंपोजिशन सेम है, कंपोनेंट सेम है। लेवोनोजेस्ट्रॉल 0.15 mg है और इथेनॉइल एस्ट्रॉइडल 0.03 mg है। माला डी में टोटल 28 जो टोटल 28 पिल्स रहेंगी, जिसमें से 21 पिल्स है कॉन्ट्रासेप्टिव और 7 क्या है यहाँ पर? फेरस फ्यूमरेट आयरन टैबलेट है। और जो यहाँ पे माला एन है, सॉरी जो माला डी है, इसको मार्केट में अवेलेबल, ये मार्केट में अवेलेबल है, जो कि 3 रुपीज़ पर पैकेट आपको मिल जाएंगी। बट माला एन फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि PHC जो अर्बन हेल्थ फैमिली प्रोग्राम वेलफेयर सेंटर से यहाँ अवेलेबल हो जाएंगी। तो एक माइनर सा डिफरेंस है कि माला डी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेंगी, आपको किसी भी मेडिकल पे मिल जाएंगी। 21 OCP और 7 आयरन टैबलेट होंगी, दोनों में सेम है। और जो माला एन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। नेक्स्ट इज मीजल्स वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड बाय। तो मीजल्स वैक्सीन है किस रूट से एडमिनिस्टर की जाएगी? ऑप्शन में है IM रूट, ID रूट, ओरल रूट या फिर सबक्यूटेनियस रूट। जो मीजल्स वैक्सीन है सबक्यूटेनियस रूट से एडमिनिस्टर की जाती है। यहाँ पे मीजल्स के अलावा जो अदर वैक्सीनेशन है वो कौन सी वैक्सीन किस रूट से दी जाती है? तो 2 वैक्सीन हैं जो ओरल रूट से दी जाती हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन जो पोलियो प्रिवेंशन के लिए, और रोटा वायरस वैक्सीन जो कि डायरिया प्रिवेंशन के लिए है। तो OPV और रोटा वायरस दोनों ओरल रूट से दी जाती हैं। इंट्रामस्कुलर रूट से दी जाने वाली वैक्सीन DPT और पेंटावेलेंट वैक्सीन आप याद रख सकते हैं। IPV, HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, PCV न्यूमोकोकल वैक्सीन है जो कि और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। तो ये क्या हो गई? इंट्रामस्कुलर रूट से दी जाएंगी। अब आती है सबक्यूटेनियस। तो सबक्यूटेनियस से मीजल्स, येलो फीवर एंड वेरिसेला वैक्सीन दिया जाएगा, और इंट्राडर्मल रूट से ओनली BCG वैक्सीन दी जाती है। और यदि अभी रिसेंट की कोविड-19 की कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक भी, या फिर जो फाइजर ने वैक्सीन बनाई है वो आपसे, मॉडर्ना जो वैक्सीन है, सभी किस रूट से दी जाती है? इंट्रामस्कुलर रूट से दी जाने वाली वैक्सीन है। नेक्स्ट इज द ह्यूमन रिसोर्स इज अवेलेबल इन सब सेंटर इज। तो ह्यूमन रिसोर्स सब सेंटर में जो यहाँ पे बताए हुए हैं, तो कौन से ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल रहेंगे? ऑप्शन में मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर, फिजिशियन, आंगनवाड़ी वर्कर्स या फिर मेडिकल ऑफिसर। तो सब सेंटर होंगे यहाँ पर कौन रहेगा? मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर्स हैं जो प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ए। अब बात करते हैं हम स्टाफिंग पैटर्न। सब सेंटर का स्टाफिंग पैटर्न क्या होगा? PSC का क्या होगा? CSC का क्या होगा?
तो यहाँ पर सब सेंटर का जो ह्यूमन रिसोर्स पूछा तो हमने आंसर दिया मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर। तो यहाँ पर टोटल कितना स्टाफ प्रेजेंट रहेगा। तो सब सेंटर की बात करते हैं हम, तो जो हिली एंड बैकवर्ड पहाड़ी एरिया रहेंगे वहाँ पर 3000 पॉपुलेशन में एक सब सेंटर होगा, और प्लेन में है तो 5000 के लिए। अब स्टाफिंग पैटर्न की बात करें तो एक हेल्थ वर्कर मेल और एक फीमेल हेल्थ वर्कर, और बाकी एक क्या रहेगा वॉलंटरी वर्कर। तो टोटल 3 लोग हैं जो सब सेंटर में प्रेजेंट होंगे। नाउअडेज सब सेंटर के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 1.5 लाख सब सेंटर है जो ओपन किए जाने हैं। तो सब सेंटर का नाम क्या रख दिया गया है अभी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। अब बात करते हैं पीएससी में स्टाफिंग पैटर्न कितना होता है। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात की जा रही है, तो 20,000 पॉपुलेशन यदि हिली ट्रैवल एरिया में है तो 20,000 के लिए, 30,000 है तो पीएससी प्लेन एरिया के लिए। बट यहाँ पे पीएससी का स्टाफिंग पैटर्न पूछते हैं तो टोटल 15 लोग हैं जो यहाँ पे स्टाफिंग पैटर्न में ह्यूमन रिसोर्स कितना रहेगा 15। मेडिकल ऑफिसर होगा, फार्मासिस्ट होगा, नर्स मिडवाइफ होगी, हेल्थ वर्कर एएनएम होगा, ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर होगा, हेल्थ असिस्टेंट मेल होगा, हेल्थ असिस्टेंट फीमेल भी होगी, अपर डिविजनल क्लर्क होगा, लोअर डिविजनल क्लर्क होगा, लैब टेक्नीशियन होगा, ड्राइवर होगा, और क्लास 4th के हैं जो 4 लोग रहेंगे। तो टोटल मिला के 15, बाकी सभी एक एक, बाकी लास्ट में जो क्लास 4th है वो यहाँ पर 4 रहेंगे। जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सीएचसी का स्टाफिंग पैटर्न है तो टोटल यहाँ पर 25 लोग हैं जो अवेलेबल रहते हैं, जो कि 18,000 जो पहाड़ी एरिया हिली ट्रैवल एरिया है और 1,20,000 प्लेन एरिया के लिए एक सीएचसी रहेगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड हेल्थ डे 2020। तो 2020 में वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम क्या रही। तो वर्ल्ड हेल्थ डे की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आगे आपको जितने भी क्वेश्चन आते जाएंगे तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट अभी इसके बाद जो अभी स्टार्टिंग में पूरा एमसीक्यू है एंड देन आफ्टर आपको इसी वीडियो के एंड तक पूरे जितने भी नेशनल इंटरनेशनल डेज हैं उनकी थीम क्या है, कब मनाए जाते हैं, क्यों मनाए जाते हैं, क्या पर्पस, वो सभी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी। तो यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ डे 2020 की थीम पूछी है, वर्ल्ड हेल्थ डे 2020 की थीम क्या है। 2020 की पूछ सकते हैं, 19 की पूछ सकते हैं, 21 की पूछ सकते हैं। तो ऑप्शन में है हॉल्ट द राइज बीट द डायबिटीज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर, वेक्टर बॉर्न डिसीज स्मॉल वाइड बिग थ्रेट, सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ्स। तो यहाँ पर 2020 की थीम पूछते हैं तो आपका आंसर होगा सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स, क्योंकि कोविड के कारण ये थीम रखी गई थी। एंड यदि 21 की पूछते 2021 की तो वो बिल्डिंग अ फेयरर एंड हेल्थियर वर्ल्ड। तो 2020 की 2020 की थीम क्या है, सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ। 2021 की है बिल्डिंग अ फेयरर एंड हेल्थियर वर्ल्ड। और हम एवरी जो हर साल हम 7 अप्रैल को 7 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे। तो यहाँ पर जो थीम रखी गई है वो अलग अलग ईयर के लिए रखी गई थी। जो ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम जाते हैं, वेक्टर बॉर्न डिसीज स्मॉल वाइड बिग थ्रेट 2014 की वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर 2018 एंड 19 दोनों साल में सेम थीम रखी गई। हाल्ट द राइस बीट द डायबिटीज 2016 की है। तो 2014, 16, 18, 19 एंड 20 की है सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। एंड 21 की थीम है बिल्डिंग अ फेयरर एंड हेल्थियर वर्ल्ड। नेक्स्ट इज विच आईयूसीडी एक्ट्स फॉर 10 ईयर। तो कौन सी इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जो कि 10 साल के लिए काम करेगी। ऑप्शन में कॉपर-टी 200, नोवा-टी, कॉपर-टी 380 या फिर मल्टीलोड 250। तो जो इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जो कि 10 साल तक के लिए इफेक्टिव रहेगी वो क्या है, कॉपर-टी 380। यदि आप 10 साल के पहले इसको रिमूव करवाना चाहते हैं, कंसीव करना चाहते हैं तो इसको रिमूव करवा सकते हैं, बट यदि नहीं करवाना चाहते तो 10 साल तक के लिए इफेक्टिव रहेगी। अब बात करेंगे हम कि लाइफ स्पेन क्या होगा। इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है तो बहुत सारी आईयूसीडी हैं जिनका 3 साल तक का लाइफ स्पेन रहेगा, बट किसी कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस ऐसी हैं उनको छोड़ के मोस्टली का 3 ईयर, राइट।
बट एक्सेप्शन का मतलब है यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ एक्सेप्शन का मतलब है कि ये डिफरेंट है। तो नोवाटी मल्टी लोड जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है IUCD है 5 ईयर के लिए रहेगी नोवाटी, और मल्टी लोड 375, और जिसको फिर आता है कॉपर्टी 380A, तो इसको पैरागार्ड के नाम से भी जानते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जो कि 10 ईयर के लिए इफेक्टिव है। प्रोजेस्टासाइड एंड मेरेना 1 ईयर के लिए है। कॉपर्टी 200B जो कि 4 ईयर के लिए है, इंडिया में 3 साल के लिए है और यूरोपियन कंट्रीज में। और जो लेवोनोजेस्ट्रोल कंटेनिंग IUCD है, जो मेरेना जिसको कहते हैं 7 से 10 साल के लिए, बट इसको अप्रूवल ओनली 5 ईयर का मिला है। मल्टीलोड 250 के लिए 3 ईयर का। तो यहाँ पर क्या है, ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हैं जो 3 साल से ज़्यादा के लिए कुछ इनमें से इफेक्टिव रहेंगी, बट प्रोजेस्टासाइड किसके लिए, 1 ईयर के लिए। नेक्स्ट इज चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम वॉज रिप्लेस बाय विच प्रोग्राम इन इंडिया। चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम है, इसने किस प्रोग्राम के लिए रिप्लेस किया था? ऑप्शन में है MCH, NRHM, ICDS या फिर RCH प्रोग्राम। तो चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम CSSM प्रोग्राम है, इसके बाद कौन सा प्रोग्राम लाया गया था? या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के बाद या फिर इसी प्रोग्राम को किस प्रोग्राम ने रिप्लेस कर लिया था, इसको स्विच किया गया इस प्रोग्राम को, इसकी जगह दूसरा प्रोग्राम लाया गया, वो कौन सा प्रोग्राम था? ऑप्शन में MCH, NRHM, ICDS या फिर RCH। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा RCH। MCH प्रोग्राम रहे हैं, जो MCH प्रोग्राम अलग अलग टाइप के रहे हैं, बट यहाँ पर RCH प्रोग्राम जो चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम है, उसके बाद RCH प्रोग्राम लाया गया था। चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम को बंद किया गया था। अब हम बात करते हैं कि माइलस्टोन क्या रहा MCH केयर का, दैट मीन्स कब से स्टार्ट रही MCH केयर। 1886 में 1886 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ दाइस, जो गांव होते हैं विलेज लेवल पर दाई या बर्थ अटेंडेंट रखी जाती है, तो ये कब आई थी? 1886 में। फिर 1902 में फर्स्ट मिडवाइफरी एक्ट फॉर सेफ डिलीवरी, तो पहला और फर्स्ट मिडवाइफरी एक्ट पास हुआ था 1902 में सेफ डिलीवरी के लिए। फिर आया 1952 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। क्या आया? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब आया? 1952 में, 1952 में। फिर 1978 में आया एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। आफ्टर दैट यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। 4 प्रोग्राम ऐसे हैं जो एग्जाम में हमेशा आते हैं। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में आया था, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन 1978 में आया था, फिर 1985 में आया था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, फिर 1992 में CSSM प्रोग्राम आया एंड इसको स्विच किया गया तो RCH प्रोग्राम की फेज फर्स्ट आई, जो कि 15/10/1997 से, कब से? 15 अक्टूबर 1997 को आई। फिर दूसरी फेज आई RCH प्रोग्राम की, जो कि 1/4/2005 को लाई गई, 1 अप्रैल 2005 को इसके लिए लाया गया। फिर इसमें जो मेन टारगेट रखे गए RCH प्रोग्राम फेज फर्स्ट फेज सेकंड में अलग अलग टारगेट रखे गए। फेज सेकंड में जनरली सेफ डिलीवरीज को लेके प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो RCH फेज सेकंड है, तो इसमें जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी उनको बढ़ावा देने के लिए इस प्रोग्राम को लाया गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल सा था कि CSSM प्रोग्राम को रिप्लेस किसने किया? तो RCH ने। फिर यहाँ पर आता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड ICDS। तो ICDS कब आया था? 1975 में लाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर बैरल चेस्ट इज सीन इन। तो बैरल चेस्ट है जो किस सिचुएशन में देखने को मिलेगा? ऑप्शन में निमोनिया, लिवर फेलियर, एक्साइटिस या फिर एम्फाइसीमा। तो जो बैरल चेस्ट है, जो चेस्ट का शेप कैसे हो जाएगा? बैरल शेप में हो जाएगा। तो ये किस में देखने को मिलेगा? एम्फाइसीमा में। एम्फाइसीमा में क्या होगा? इट्स अ टाइप ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। सबको पता है एम्फाइसीमा क्या है, एक टाइप की COPD है। द एयर सैक्स इन द लंग्स बिकम डैमेज्ड एंड स्ट्रेच्ड। तो इसमें एम्फाइसीमा में क्या होगा कि जो लंग्स में एयर सैक्स रहेंगे क्या होंगे? डैमेज होंगे या फिर स्ट्रेच होंगे,
जिसके कारण कफ होगी और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी। तो जनरली ये क्या हो गया, एम्फाइसीमा की डेफिनेशन हो गई। बट यहाँ पे कहा है कि बैरल चेस्ट एम्फाइसीमा में देखने को क्यों मिलेगा, क्योंकि बैरल चेस्ट रिफर्स टू एन इंक्रीज इन द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द चेस्ट वॉल। तो जो एंटीरियर और पोस्टीरियर डायमीटर होगा चेस्ट वॉल का, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, एक छोटी सी जो इमेज है, तो क्या होगा, जब आपके जो लंग्स में जो एयर सैक्स स्ट्रेच होंगे, डैमेज होंगे, तो जब आप एयर इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हैं, तो उस टाइम पर आपके चेस्ट का साइज है वो क्या होगा, फूला हुआ रहेगा, जिसको यहाँ पे नाम दिया गया है बैरल शेप और बैरल चेस्ट। तो यहाँ पर आपको हो सकता है इमेज दे के पूछी जाए कि ये क्या है, तो यह बैरल। डिनोमिनेटर वाइल कैलकुलेटिंग मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को जब कैलकुलेट करते हैं तो कौन सा डिनोमिनेटर यूज किया जाएगा? ऑप्शन है टोटल नंबर ऑफ डिलीवरी, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ, टोटल नंबर ऑफ मैटरनल डेथ, या फिर मिड ईयर पॉपुलेशन। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के लिए जो डिनोमिनेटर यूज होगा वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ। क्या होगा यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ। मैटरनल डेथ के लिए न्यूमरेटर के तौर पर यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है जो द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ इन अ गिवन पीरियड पर पॉपुलेशन ऑफ वुमेन हु आर ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। तो जब रिप्रोडक्टिव एज में क्या होगी, किसी वुमेन की डेथ हो जाती है, तो क्या कहलाएगा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR। यदि न्यूमरेटर पूछते हैं तो मैटरनल डेथ कितनी मैटरनल डेथ हुई हैं, डिनोमिनेटर पूछते हैं लाइव बर्थ कितने हुए हैं, एंड देन जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, MMR है, इसमें कितने टर्म्स ऑफ जो नंबर है डेथ को कंसीडर किया जाता है, तो 1 लाख। आपको याद रखना है कितना, 1 लाख। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट सोन इन दिस इमेज। यहाँ पर एक छोटा सा क्यूट सा बेबी लेटा हुआ है, तो ये क्या इंस्ट्रूमेंट है? ऑप्शन में सॉल्टर स्केल, स्प्रिंग बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग स्केल, या फिर बीम बैलेंस। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं क्या है, जिसमें छोटा सा बेबी लेटा है, तो इसमें इन्फेंट का क्या हो रहा है, इसमें इन्फेंट का वेट चेक किया जा रहा है, और इसके लिए क्या नाम दिया जाता है इस इंस्ट्रूमेंट को, बीम बैलेंस। यहाँ पर जो अदर ऑप्शन है वो भी देख लें। इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग स्केल, इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग स्केल इस टाइप से रहेगी। स्प्रिंग स्केल जो जनरली आपने आंगनवाड़ीज में देखी होगी, जिसमें वेट चेक करने के लिए बेबी को एक जो हुक है, यहाँ पे एक कुछ थैले बैग टाइप से रहेगा, उसमें यहाँ पे हैंग किया जाता है, तो क्या है, स्प्रिंग स्केल। फिर है यहाँ पर बेबी सॉल्टर स्केल या फिर बेबी वेटिंग स्केल। यहाँ पर यह है बेबी वेटिंग स्केल या फिर सॉल्टर टाइप ऑफ स्केल। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई दिस डिमॉन्स्ट्रेशन सोन इन द इमेज। यहाँ पर एक इमेज में आप देख सकते हैं कि कुछ डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है, तो ये कौन सा प्रोसीजर है या फिर क्या है? ऑप्शन में पाल्मर साइन, कॉडल साइन, ओसिएंडर साइन, या फिर हैगर साइन। तो यहाँ पर इस्थमस सर्विक्स के यहाँ पे कुछ चेक किया जा रहा है, तो जो साइन यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है क्या है, यह है हैगर साइन। कौन सा साइन है, हैगर साइन, जिसमें बाय मैनुअल एग्जामिनेशन किया जा रहा है। 2 फिंगर इन द एंटीरियर फोरनेक्स कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू फिंगर्स ऑफ द एब्डोमिनल हैंड बिहाइंड द यूट्रस ड्यू टू द सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस एंड इट्स एम्प्टीनेस। तो यहाँ पर जो 2 फिंगर से बाय मैनुअल एग्जामिनेशन किया जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो क्या है, हैगर साइन। अदर साइन है प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी है, पाल्मर साइन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फेल्ट ड्यूरिंग द बायमैनुअल एग्जामिनेशन। बायमैनुअल एग्जामिनेशन और हैगर साइन आप चेक करते हैं तो उस टाइम पर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फील होंगे, वो क्या है, पाल्मर साइन। गॉडेल साइन क्या है, सिग्निफिकेंट सॉफ्टनिंग ऑफ द वेजाइनल पोर्शन ऑफ द सर्विक्स फ्रॉम इंक्रीज्ड वेस्कुलराइजेशन। गॉडेल साइन का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टिंग होना वेजाइनल और सर्वाइकल पोर्शन में, क्यों, क्योंकि ज़्यादा वेस्कुलराइजेशन के कारण। ओसिएंडर साइन में क्या है, फेल्ट द वेजाइनल पल्सेशन दैट मिरर्स द मैटरनल हार्ट रेट एज एन अर्ली साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये जो यहाँ पे साइन बताए हुए हैं सभी प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी में 3 टाइप के साइन होते हैं, प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल एंड पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट है यहाँ पर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीवर फाउंड इन टाइफॉइडिज्म। तो यहाँ पर कौन सा फीवर है जो जनरली टाइफॉइड में ही देखने को मिलेगा? ऑप्शन में स्टेप लैडर फीवर, इंटरमिटेट फीवर,
रिलैप्सिंग फीवर या फिर कंटिन्यूस फीवर। तो जो यहाँ पे फीवर का टाइप पूछा है कि किस टाइप का फीवर है जो कब टाइफाइड के पेशेंट में ही देखने को मिलेगा। तो जो यहाँ पर स्टेप लैडर फीवर है कब किस में देखने को मिलेगा, टाइफाइड के पेशेंट में, क्योंकि टाइफाइड में जो फीवर रहेगा टेम्परेचर क्या होगा, ग्रेजुअली बढ़ेगा, धीरे धीरे एक हाई लेवल तक पहुँचेगा, स्पाइक तक पहुँचेगा, एंड देन धीरे धीरे क्या होगा, कम होना स्टार्ट होगा। जैसे जो स्टेप ऑफ लैडर का मतलब है यहाँ पर जो सीढ़ी होती है उस टाइप से यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये क्या होगा यहाँ पर, स्टेप लैडर फीवर, जो कि किस में देखने को मिलता है, टाइफाइड में। नेक्स्ट इज द 3 टायर सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट ब्लॉक लेवल। तो ब्लॉक लेवल पर जो 3 टायर सिस्टम होगा गवर्नमेंट का वो क्या होगा। ऑप्शन में पंचायत समिति, न्याय पंचायत, जिला परिषद या फिर ग्राम सभा। तो 3 टायर सिस्टम होगा सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ब्लॉक लेवल पर, तो वो क्या होगा, पंचायत समिति। क्या होगा, पंचायत समिति। अब बात करेंगे हम कि 3 टायर स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, जो कि विलेज से डिस्ट्रिक्ट को क्या करेगा, लिंकअप करेगा। तो पंचायत, यदि विलेज लेवल पे पूछते तो पंचायत होगी, पंचायत समिति होगी ब्लॉक लेवल पर, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद। नेक्स्ट है IMNCI टारगेट ग्रुप इज। तो जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस के लिए जो टारगेट ग्रुप हैं वो कौन से हैं। ऑप्शन में अप टू 5 ईयर्स, अप टू 10 ईयर्स, अप टू 12 ईयर्स या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो IMNCI के जो टारगेट ग्रुप है वो क्या है, अप टू 5 ईयर्स तक के, क्योंकि यहाँ पे आप ऑप्शन में देख सकते हैं 2 टाइप के ग्रुप रखे जाते हैं IMNCI में। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के आंसर होगा अप टू 5 ईयर। तो टारगेट एज ग्रुप होता है IMNCI के लिए। तो IMNCI के लिए जो टारगेट ग्रुप है 2 होते हैं, एक तो होता है यंग इन्फेंट 1 वीक अप टू 2 मंथ, कब तक के, 1 वीक से लेके 2 मंथ तक के जो यंग इन्फेंट है वो, और दूसरे ओल्डर चिल्ड्रन आते हैं इसमें 2 मंथ से लेके 5 ईयर एज ग्रुप के, राइट। 2 टाइप के टारगेट ग्रुप होंगे इसमें। जो डिसीज होंगी, मोस्ट कॉमन डिसीज होती है इन्फेंट्स में और चिल्ड्रंस में, उनको यहाँ पर ट्रीट किया जाता है। तो टारगेट ग्रुप पूछते हैं तो 2 टाइप के होंगे, अप टू 5 ईयर का मतलब है यहाँ पर 1 ईयर से लेके 0 to 5 ईयर तक के। बट ऑप्शन में आपको यदि यंग इन्फेंट पूछते हैं तो 1 वीक अप टू 2 मंथ, एंड देन सेकेंड एज ग्रुप की कैटेगरी आती है तो ओल्डर चिल्ड्रन, इनकी एज कितनी है, 2 मंथ से लेके 5 साल तक, 5 ईयर ओल्ड ग्रुप। फिर यहाँ पे IMNCI का जो डायग्नोसिस एंड डिसीज क्राइटेरिया है, किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, यहाँ पर येलो और येलो, ग्रीन एंड पिंक कलर का जो कलर कोड यूज़ किया जाता है वो सभी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्प्लिंट सोन इन द फोटोग्राफ। तो यहाँ पर आपको इस फोटोग्राफ में एक स्प्लिंट देखने को मिल रहा है, तो किस टाइप का स्प्लिंट है। ऑप्शन में नकल ब्लेंडर स्प्लिंट, कॉकअप स्प्लिंट, थॉमस स्प्लिंट या फिर डी नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो फिंगर्स के यहाँ पे आपको स्प्लिंट देखने को मिल रहा है, क्या, नकल ब्लेंडर स्प्लिंट, जनरली जो कि फिंगर फ्लेक्शन स्प्लिंट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। जो डिसेबिलिटीज़ होगी फिंगर्स में उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये क्या करेगा, नकल ब्लेंडर स्प्लिंट इज एन फिंगर फ्लेक्शन स्प्लिंट डिजाइन फॉर यूज बाय इंडिविजुअल्स विथ डिसेबिलिटीज ऑफ द फिंगर्स। जिनकी फिंगर्स में डिसेबिलिटीज है उनको यूजफुल रहेगा, जो क्या करेगा, फ्लेक्शन करेगा मेटाकार्पल और फैलेंजियल जॉइंट्स के यहाँ पर, ताकि जो रिस्ट का मोशन है वो प्रॉपर हो सके। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द सिंबल सोन इन द इमेज। यहाँ पे इमेज में आपको एक ट्रायंगुलर शेप ब्लैक एंड येलो कलर का सिंबल देखने को मिल रहा है। तो आपके लिए इस सिंबल को पहचानना है कि ये किस टाइप का सिंबल है। ऑप्शन में रेडिएशन हैजार्ड, साइटोटॉक्सिक वेस्ट, बायोहैजार्ड वेस्ट या फिर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो यहाँ पर जो आपके लिए सिंबल देखने को मिल रहा है कौन सा है, तो यह रेडिएशन हैजार्ड का सिंबल। अब यहाँ पर अदर ऑप्शन है साइटोटॉक्सिक, बायोहैजार्ड और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो यहाँ पर ये तो क्या हो गया, रेडिएशन हैजार्ड। जहाँ भी जिस भी एरिया में रेडिएशन रहेगा तो आपने देखा होगा जनरली
जो MRI स्कैनिंग के रूम होते हैं उसके बाहर आपको ये सिंबल लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेडिएशन रहेगा। CT स्कैनिंग के यहाँ पे मिलेगा। फिर आता है साइटोटॉक्सिक वेस्ट, जहाँ पर भी साइटोटॉक्सिक वेस्ट है जो रखा जाएगा वहाँ पर आपको ये ब्लू कलर का जो सर्किल शेप में सिंबल है देखने को मिलेगा। बट यदि इसी टाइप का आपको येलो एंड ब्लैक सिंबल देखने को मिलता है तब ये क्या होगा, बायोहैजार्ड वेस्ट। साइटोटॉक्सिक वेस्ट में ब्लू एंड वाइट कलर का सिंबल होगा, बट यदि यही सेम शेप एंड साइज का जो सिंबल आपको ब्लैक और येलो कलर का देखने को मिलता है तब वो होगा बायोहैजार्डस वेस्ट। फिर आता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट या फिर रिसाइक्लेबल वेस्ट, तो उसमें ग्रीन कलर का आपको इस तरीके से सिंबल देखने को मिलेगा। आई होप ये चारों सिंबल आपको क्लियर हो गए हों। इट्स अ रेडिएशन हैजार्ड। नेक्स्ट ब्लू एंड वाइट कलर का जो सिंबल है साइटोटॉक्सिक है, और सेम शेप एंड साइज का सिंबल यदि येलो एंड ब्लैक कलर का होता है तो ये बायोहैजार्ड वेस्ट है। और ग्रीन कलर का जो सिंबल है एक रिसाइक्लेबल वेस्ट जिसको हम कहते हैं, तो क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का सिंबल। नेक्स्ट इज वॉल्यूम रिमेनिंग इन द लंग्स एंड एयरवे फॉलोइंग अ मैक्सिमम एक्सपिरेटरी एफर्ट्स इज नोन एज। वॉल्यूम रिमेनिंग इन द लंग्स एंड एयरवे, जो लंग्स और एयरवे में कुछ एयर की जो वॉल्यूम है क्या रह जाती है, फॉलोइंग अ मैक्सिमम एक्सपिरेटरी एफर्ट्स इज नोन एज। ऑप्शन है वाइटल कैपेसिटी, रेसिडुअल वॉल्यूम, टाइडल कैपेसिटी या फिर टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये क्या है, तो यहाँ पर वॉल्यूम रिमेनिंग इन द लंग्स एंड एयरवेज, तो ये क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन अ पर्सन्स लंग्स आफ्टर फुली एक्सेलिंग। जब आप पूरे तरीके से एक्सेल करते हैं, सांस छोड़ देते हैं, उसके बाद जो एयर आपके लंग्स में एयर सैक्स में रह जाती है, तो क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम। और नॉर्मल एडल्ट की जो वैल्यू है इसकी वो कितनी है, 1200 ml, 20 to 25 ml पर kg के अकॉर्डिंग है, जो कितनी है, 1200 ml नॉर्मल रेसिडुअल वॉल्यूम है। वाइटल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपेल फ्रॉम द लंग्स आफ्टर अ मैक्सिमम इनहेलेशन। तो आपने एक्सेल करने के बाद जो एयर आपके लंग्स में बचती है वो रेसिडुअल वॉल्यूम है, बट एक्सपेल करने के बाद जो आपने मैक्सिमम एयर इनहेल की है तो वो क्या है, वाइटल कैपेसिटी। फिर आता है टाइडल कैपेसिटी। तो टाइडल वॉल्यूम और टाइडल कैपेसिटी के लिए सिंबल यूज किया जाता है BT या फिर TB। is the lung volume representing the normal volume of air displaced between normal inhalation and exhalation when extra effort is not applied। जब आप नॉर्मली सांस लेते और छोड़ते हैं तो उस टाइम पर जो आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगते हैं तो वो क्या है यहाँ पर, टाइडल कैपेसिटी, जो कि 500 ml पर इंस्पिरेशन के अकॉर्डिंग रहेगी, नॉर्मल है जो। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी गिवन इन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, जनरली स्टेट लेवल के पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम कितनी हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ऑप्शन में 0.5 ml, 2 ml, 1 ml या फिर 6 ml। तो नॉर्मली हम जो मैक्सिमम वॉल्यूम एडमिनिस्टर कर सकते हैं IM के द्वारा तो वो कितनी है, 6 ml। नेक्स्ट इज अ पेशेंट हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम द पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट after hemorrhoidectomy. His post-operative order includes sitz bath every morning. The nurse understands that sitz bath is the necessary for what? तो यहाँ पर जो PACU से एक पेशेंट, उसकी हेमरॉइडेक्टोमी हुई है, हेमरॉइड्स के लिए सर्जरी की गई है, तो उस पर्सन के लिए कहा गया है कि सिट्ज बाथ देना है एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पर सिट्ज बाथ का क्या पर्पस है, ऑप्शन में है रिलीज द टेंशन, प्रमोट द हीलिंग, रिड्यूस द पेन या फिर नन ऑफ द अबव। तो सिट्ज बाथ क्यों दिया जाता है, हीलिंग को प्रमोट करने के लिए। क्यों दिया जाता है, हीलिंग को प्रमोट करने के लिए सिट्ज बाथ है जो दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, प्रमोट द हीलिंग। नेक्स्ट इज आशा वर्कर्स आर फंक्शनिंग एट। तो जो आशा वर्कर होती हैं कहाँ पर काम करती हैं, CHC में, PSC में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या फिर विलेज लेवल पर। तो जितनी भी आशा वर्कर होती हैं कहाँ पर काम करती हैं विलेज लेवल पर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, D विलेज लेवल। नेक्स्ट इज इन इंडिया डेथ हैज़ टू बी रजिस्टर्ड विद इन हाउ मैनी डेज। तो भारत में डेथ और बर्थ है जो कितने दिनों के अंदर रजिस्टर करवा लेना चाहिए,
ऑप्शन में 3, 7, 21 या फिर 14। तो इंडिया में जो डेथ है जनरली कितने दिनों के अंदर रजिस्टर करवा लेनी चाहिए? 21 डेज के अंदर। डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 के अकॉर्डिंग चाहे डेथ हो या फिर बर्थ हो, विदिन 21 डेज के हमें क्या करना है? रजिस्टर करवाना है। नेक्स्ट इज क्लोरीनेटेड लाइम इज नोन एज। तो क्लोरीनेटेड लाइम है, उसका दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन में है यहाँ पर डेटॉल, टिंचर, ब्लीचिंग पाउडर या फिर बीटाडिन। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट जिसको हम कहते हैं, क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। तो क्लोरीनेटेड लाइम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। और क्लोरीनेटेड लाइम या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, फॉर्मूला याद रखें CaClO2, CaClO2। नेक्स्ट इज मैटरनल मॉर्टेलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। तो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को किस टर्म में एक्सप्रेस करेंगे? ऑप्शन में पर 1000, पर 10,000, पर 1 लाख या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो जो MMR है, मैटरनल मॉर्टेलिटी है, इसको कितने टर्म में एक्सप्रेस करते हैं? तो मैंने अभी रिसेंट में ही बताया है, पर 1 लाख। नेक्स्ट इज रोड टू हेल्थ कार्ड इज यूज्ड फॉर। तो जो रोड टू हेल्थ कार्ड है, इसको हम ग्रोथ कार्ड के नाम से भी जानते हैं, तो किसके लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन में मेजरिंग द साइज ऑफ रोड, ग्रोथ मॉनिटरिंग इन चिल्ड्रन, ग्रोथ मॉनिटरिंग इन एडल्ट या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो रोड टू हेल्थ कार्ड है कार्ड जनरली किसके लिए यूज किया जाता है? ग्रोथ मॉनिटरिंग इन चिल्ड्रन, जिसमें बच्चों की हाइट और वेट दोनों चीज़ों को यहाँ पे आपने जो इम्यूनाइजेशन चार्ट होते हैं उसमें देखा होगा, जो इम्यूनाइजेशन कार्ड दिया जाता है बच्चों को, उसमें आपने पीछे की तरफ देखा होगा बना। तो ये क्या है? रोड टू हेल्थ कार्ड या फिर ग्रोथ चार्ट। नेक्स्ट इज रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन में हेनरी डोनाल्ड, हेनरी साइकिल, रोनाल्ड रॉस या फिर हेनरी फोर्ड। तो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? हेनरी डोनाल्ड ने। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा, जितने भी नेशनल इंटरनेशनल जितने भी डेज होते हैं उनकी थीम होती है, वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो जनरली यहाँ पर 2019, 20 और 21 हर एक क्वेश्चन में आपको 3 सालों की थीम कब मनाया जाता है, इसका पर्पस क्या है, वो आपके कवर होंगे। तो अब यहाँ से जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी हम इम्पोर्टेंट डेज सेलिब्रेट करते हैं वो यहाँ पे जो सेक्शन स्टार्ट होता है यहाँ से, तो वो यहाँ पे कवर होगा। और जितने भी इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी, वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज है जो हेल्प करती हैं अलग अलग कामों में, वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट है वर्ल्ड ब्रेल डे। तो वर्ल्ड ब्रेल डे हम कब मनाते हैं? हर साल 4 जनवरी को, जो कि 2019 से ही स्टार्ट किया गया था। फर्स्ट एडिशन 2019 में सेलिब्रेट किया था, सेकेंड एडिशन 2020 में एंड थर्ड इन 2021 में। और इसके इन्वेंटर कौन है, किसके जन्म के तौर पर इसको हम 4 जनवरी को मनाते हैं? ब्रेल, लुइस ब्रेल के जन्म के दिन। जो ब्रेल है, जितने भी ब्लाइंड पर्सन हैं उनके लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है ब्रेल लिपि, आपने नाम सुना होगा, उसी के लिए इसके जो वर्ल्ड ब्रेल डे है सेलिब्रेट किया जाता है। और हम इस साल इसका 3rd एडिशन सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट आता है प्रवासी भारतीय दिवस और NRI। क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस और NRI, जो 9 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। नॉन रेसिडेंट इंडियन डे, जो NRI डे है, कब सेलिब्रेट करते हैं हम? 9 जनवरी को, 9 जनवरी को। इसके वेन्यू अलग अलग रखे गए हैं। तो 2020 में तो 16th सेशन इसका मनाया गया था, तो कहाँ था? न्यू दिल्ली में। पहली बार 2015 से ही सेलिब्रेट करना हमने स्टार्ट किया है इसको। इस बार जो 16th नंबर का जो सेलिब्रेशन हुआ था प्रवासी भारतीय दिवस और NRI दिवस का, वो कब था? 2020 में। 2021 में 17th एडिशन हम इसका मनाएंगे, मना चुके हैं ऑलरेडी 9 जनवरी को। और इसकी 2021 की थीम क्या रखी थी? कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। क्या थी? कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। आपको ये लोगो याद रखना है, हो सकता है आपको लोगो देख के पूछे कि किस डे के लिए है। तो ये NRI डे और नॉन रेसिडेंस इंडियन डे या फिर प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड हिंदी डे। तो हम विश्व हिंदी दिवस हर साल 10th जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं।
फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस was organized on this day in 1975 in Nagpur to promote the language worldwide। तो पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस नागपुर में हुई थी 1975 में, किसके लिए कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसको पूरे वर्ल्ड वाइड प्रमोट किया जाए। एंड देन जब भी जो 1975 के बाद से ही हम 10 जनवरी को हर साल क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हिंदी डे। याद रखनी है आपको दो चीजें यहाँ पर, वर्ल्ड हिंदी डे आता है देन आपको मार्क करना है 10 जनवरी, और यदि आपको पूछा जाता है नेशनल हिंदी डे तो आपको क्या करना है, डिफरेंट फॉर्म है जो कि 14 सितंबर को सितंबर 14 को एवरी ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं। दो चीजें याद रखें आप, हिंदी इज इंडियाज ऑफिशियल लैंग्वेज एंड स्पोकन बाय मोर देन 250 मिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड वाइड यदि देखें तो 250 मिलियन लोग हैं जो हिंदी भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको बोलते हैं। बट यहाँ पर जो और हिंदी के लिए अडॉप्ट भी किया गया था पैसिफिक आइसलैंड कंट्री फिजी ने, बट इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद रखना है कि वर्ल्ड हिंदी डे हम मनाते हैं 10 जनवरी को, और यदि नेशनल हिंदी डे पूछते हैं तब 14 सितंबर को। नेक्स्ट इज नेशनल यूथ डे। तो नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल युवा दिवस, तो राष्ट्रीय युवा दिवस जिसको हम कहेंगे, तो एवरी 12 जनवरी को, हम हर साल 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। 2021 की थीम है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन। क्या थी, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन। बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर, जन्म दिवस के तौर पर किसकी मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद की। 3 थीम है यहाँ पर आपके लिए। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं हम, जो स्वामी विवेकानंद थे उनके जन्म दिवस के तौर पर ही इसको हम मनाते हैं। तो 2021 की थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन। 2020 की थीम है चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशनल बिल्डिंग, एंड 2019 की थीम ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। तो यहाँ पर आपको तीनों थीम याद रखना है। मोस्टली 2021 के आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, और 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज इंडियन आर्मी डे। तो इंडियन आर्मी डे हम कब मनाते हैं, 15 जनवरी को। कब मनाते हैं, 15 जनवरी को। थीम थी सर्विस बिफोर सेल्फ। क्या है इसकी थीम, सर्विस बिफोर सेल्फ। अभी जो यहाँ पे ऐड किए गए हैं कि आर्मी चीफ कौन है, चीफ डिफेंस स्टाफ कौन है, सीडीएस, जो कि भारत के पहले सीडीएस है, तो है बिपिन रावत। एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ है, अभी चेंज कर दिए गए हैं, क्योंकि जो यहाँ पर जो इंडियन आर्मी डे है यहाँ पर 15 जनवरी को मनाते हैं। थीम सर्विस बिफोर सेल्फ। इनके चीफ कौन है, जो तीनों सेनाएं हैं उनके चीफ याद रखना है। सीडीएस कौन है अभी रिसेंट में, बिपिन रावत, जो कि भारत के पहले सीडीएस बने हैं। नेक्स्ट इज नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे। तो नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे हम कब मनाते हैं, 24 जनवरी को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, इन्होंने 2008 से 2008 से ही इसको स्टार्ट किया, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, ताकि लोगों में जो गर्ल्स को लेके सोसाइटी में जो इनइक्वालिटीज़ हैं, जो पक्षपात किया जाता है, उसको मिटाया जा सके। तो इसके लिए मनाया जाता है क्या, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे। नेक्स्ट नेशनल वोटर्स डे, जो कि हम 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2011 से ही इसको स्टार्ट किया गया था, और जो ECI है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25 जनवरी 1950 को बनाई गई थी। इसके चीफ कौन होते हैं, नेशनल वोटर्स डे के जो चीफ गेस्ट होते हैं वो कौन होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, चाहे अभी रामनाथ कोविंद हो या फिर बाद में कोई और बनते हैं, तो वो इसके चीफ रहते हैं। नेक्स्ट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन एज। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ओवुलेशन को इंड्यूस करने के लिए। यदि किसी के ओवुलेशन प्रोसेस टाइम पर नहीं होती है तब डॉक्टर क्या करते हैं, इंड्यूस करवाते हैं। तो कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाएगी, ऑप्शन में है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, मेटफॉर्मिन या फिर क्लोमिफेन। तो जो मेडिसिन यूज़ की जाती है वो क्या है, क्लोमिफेन। ओवुलेशन को इंड्यूस करने वाली मेडिसिन क्या है, क्लोमिफेन। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द स्कीम शोन इन द सिंबल। यहाँ पर जो स्कीम दिख रही है आपको, एक पैड का पैकेट दिख रहा है, तो ये क्या है,
ऑप्शन में किशोरी शक्ति योजना, सबला स्कीम, जननी सुरक्षा योजना या फिर मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम। तो यहाँ पर जो इमेज में आपको दिख रहा है क्या है, तो ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम। क्या है? मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम। इट्स लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इन 2011 में इसके लिए लॉन्च किया गया था। तो इसका एम रखा गया था कि जो 10 से 19 साल के एज ग्रुप की गर्ल्स हैं 152 डिस्ट्रिक्ट में अक्रॉस 20 स्टेट, 20 राज्यों के 152 डिस्ट्रिक्ट रहेंगे, वहाँ की 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप की गर्ल्स के लिए 15 मिलियन पैड्स हैं जो प्रोवाइड करवाना, 50 पर पैक ऑफ 6 सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड कराना। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम कब लॉन्च हुई थी? 2011 में। और ये उसका आपको हो सकता है पैड की जो इमेज है सैनिटरी नैपकिन, इसकी इमेज देके पूछा जाए कि किस योजना का है। नेक्स्ट है यहाँ पर किशोरी शक्ति योजना। किशोरी शक्ति योजना इट्स लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन इंडिया बाय द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। जुवेनाइल गर्ल्स हैं 11 to 18 ईयर्स की अंडर द ICDS गवर्नमेंट प्रोग्राम के तहत, याद रखना है किशोरी शक्ति योजना को ICDS प्रोग्राम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था 31 अगस्त 2007 को। 31 अगस्त 2007 को ये लॉन्च की गई थी। इसका गोल क्या रखा गया था? एम्पावर एडोलेसेंट गर्ल्स टू मोटिवेट देम टू सेल्फ रिलायंट, असिस्ट देम इन स्टडीज एंड वोकेशन। तो जो 11 से 18 साल की गर्ल्स हैं उनके लिए क्या करना? सशक्त बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, उनकी हेल्थ केयर को प्रमोट करना, सोसाइटी में उनके लिए जो भी राइट्स हैं उनको प्रोवाइड करवाना, इन सभी चीज़ों के लिए किशोरी शक्ति योजना को लाया गया था। नेक्स्ट है सबला स्कीम। तो सबला स्कीम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडोलेसेंट एज ग्रुप गर्ल्स के लिए लॉन्च की थी, जो कि 2011 में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट आता है जननी सुरक्षा योजना, जो कि 2005 में लॉन्च की गई थी। JSY स्कीम एग्जाम में जरूर आती है, कब आई थी? 2005 में, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर कंटेंट कंपोजिशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव सोन इन द इमेज, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव यहाँ पे दिख रही है जिसमें टोटल 28 पिल्स हैं, तो इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कंपोजिशन क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे नहीं है क्योंकि डायरेक्ट आपको आंसर दिया जा रहा है। तो 28 पिल्स है यहाँ पर। 28 पिल्स में से 21 पिल्स क्या है? मिनी पिल्स है, जिसमें 150 mcg एस्ट्रोजन है और 30 mcg क्या है? प्रोजेस्टेरोन है। नेक्स्ट है यहाँ पर सिंबल सोन इन दिस इमेज ऑफ। तो यहाँ पर एक सिंबल आपको देखने को मिल रहा है, तो ये किसका सिंबल है? ऑप्शन में है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इंटरनेशनल योगा डे, नेशनल लिटरेसी मिशन। तो यहाँ पर ये सिंबल किसका है? नेशनल लिटरेसी मिशन। किसके लिए है सिंबल? नेशनल लिटरेसी मिशन। नेक्स्ट है यहाँ पर इंटरनेशनल योगा डे। तो इंटरनेशनल योगा डे हम कब मनाते हैं? 21 जून को। एवरी ईयर 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे है जो सेलिब्रेट करते हैं, और पहली बार 2015 में मनाया था, याद रखना है। पहली बार कब मनाया था? 2015 में। नेक्स्ट है यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो इसका सिंबल भी याद रखें आप। नेक्स्ट है यहाँ पर आइडेंटिफाई द प्रोग्राम और स्कीम प्लान लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपको एक कपल दिख रहा है, साथ में एक बेबी दिख रहा है, और जो रिबन है तो आप इसको समझ सकते हैं किसके लिए है? एड्स के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये प्रोग्राम जो यहाँ पे लोगो है किसका है? ऑप्शन में ICTC, ART, HIV एड्स, PPT-CT। तो यहाँ पर जो आपको लोगो और इमेज दिख रही है किसकी है? PPT-CT। किसकी? PPT-CT। प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। क्या है? प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। HIV को प्रिवेंट करना है हमें पेरेंट से, उसके लिए जो प्रोग्राम लाया गया था HIV एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत ही। तो ये क्या है? PPT-CT। नेक्स्ट इज स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन आया था 2014 में। फॉर और क्लीन इंडिया मिशन जिसको कहते हैं। तो लास्ट 2-3 ईयर से जो स्वच्छ भारत मिशन के लिए सबसे स्वच्छ साफ सुथरा शहर कौन सा है? इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर। नेक्स्ट है
आइडेंटिफाई द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम डिपिक्टेड बाय द सिंबल। यहाँ पर आपको जो सिंबल दिख रहा है किस प्रोग्राम का है? ऑप्शन में IDSP, RCH, NPCB या फिर NVBDCP। तो यहाँ पर जो सिंबल दिख रहा है किसका है? नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ है, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। तो जो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस लॉन्च हुआ था 1976 में एज अ 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था और इसका एम रखा गया था कि 2020 तक 1.4 to 0.3% तक क्या करना है? ब्लाइंडनेस को कम करना है, रिड्यूस करना है। NPCP प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 1976 में, ये उसका लोगो रहा। यहाँ पर जो और प्रोग्राम है राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम 2003 में लाया गया था। इसमें टोटल 6 डिसीज हैं जो इंक्लूड की गई थी इस प्रोग्राम के तहत। नेक्स्ट है IDSP लोगो, तो इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम, जो कि वर्ल्ड बैंक ने एक इनिशिएट लिया था 2004 से लेकर 2010 के बीच में। एंड देन यहाँ पे अलग अलग स्टेट के लिए इसको लाया गया था IDSP प्रोग्राम को। नेक्स्ट लोगो ऑफ डॉट्स, तो डॉट्स श्योर केयर फॉर TB। तो यहाँ पर जो लोगो है डॉट्स का, इसमें बताया गया है कि ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस शोन इन द इमेज। यहाँ पे इमेज में आपको एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस दिख रही है, तो इसमें आपको इसका नाम बताना है। ऑप्शन है कॉपर T 220B, कॉपर T 380A, कॉपर T 7 प्रोजेस्टासाइड। तो यहाँ पर जो कॉपर T दिख रही है कौन सी है? कॉपर T 380A, क्योंकि 10 ईयर के लिए इफेक्टिव रहेगी। यहाँ पर अब इमेज दी हुई है अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की, लिपेज लूप, सेट T कॉइल, कॉपर T 200B, कॉपर T 380A, कॉपर T 220C, नोवाटी, कॉपर 7 क्यूफिक्स, लेवरोजेस्ट्रॉल IUD, कॉपर T सिमलाइन या फिर मल्टीलोड 375। तो यहाँ पे इमेज दी हुई है अलग अलग कॉपर T की। नेक्स्ट है यहाँ पर कंटेंट कंपोजिशन ऑफ पिल्स शोन इन द इमेज। तो जस्ट आपको अभी बता चुके हैं कि 30 mcg एस्ट्रोजन, 150 mcg इसमें प्रोजेस्टेरोन अवेलेबल रहेगा माला D और माला N में। नेक्स्ट यहाँ से जो सेक्शन स्टार्ट होता है वो है यहाँ पर इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज को लेके। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है लोकेशन ऑफ हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी शोन इन द इमेज। तो यहाँ पे आपको इमेज में एक लोगो दिख रहा है, आपको बताना है कि इसका जो हेल्थ एजेंसी है, इस हेल्थ एजेंसी का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। तो सबसे पहले आपको लोगो आइडेंटिफाई करना होगा कि ये लोगो है कहाँ का। ऑप्शन में जेनेवा, रोम, न्यू दिल्ली या फिर न्यूयॉर्क। तो यहाँ पर जो लोगो दिख रहा है ये है यूनिसेफ का लोगो। किसका? यूनिसेफ का लोगो। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 में। यूनिसेफ वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 11 दिसंबर 1946 by the United Nations to meet the emergency need of children in post-war Europe and China। और इसका फुल नेम क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। और ये लोगो यूनिसेफ का है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। नेक्स्ट है यहाँ पर आइडेंटिफाई द इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी शोन इन द इमेज। यहाँ पे एक इमेज दिख रही है आपको, इसमें आपको बताना है कि जो इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी है ये कौन सी है, लोगो किस हेल्थ एजेंसी का है। ऑप्शन में WHO, यूनिसेफ, ILO या फिर FAO। तो जो यहाँ पर हेल्थ एजेंसी का लोगो दिख रहा है किसका है? तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, WHO का लोगो है। एस्टैब्लिश्ड ऑन 7 अप्रैल 1948 एंड हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में। नेक्स्ट है यहाँ पर लोकेशन ऑफ हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी शोन इन द इमेज। तो यहाँ पर CDC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ऑप्शन में जेनेवा, रोम, न्यूयॉर्क या फिर अटलांटा। तो जो CDC है, सेंट्रल फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एटलांटा में, जॉर्जिया, US में जो एटलांटा जॉर्जिया है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है यहाँ पर नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम लोगो। तो जो यहाँ पर जिंदगी चुनो तंबाकू नहीं,
नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है जो कब लॉन्च किया गया था 2007 टू 2008 में ड्यूरिंग द 11th 5 ईयर प्लान के तहत, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी 2007 से 2008 के बीच में इसको लाया गया था नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। इसका एम था टू क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टोबैको कंजप्शन, रिड्यूस द प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ टोबैको प्रोडक्ट एंड इंश्योर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट, कि हमें अवेयरनेस फैलाना है, जागरूकता फैलाना है कि तंबाकू खाने से होगा क्या, इसके प्रोडक्शन सप्लाई में क्या करना है, कम करना है, और जो हमने यहाँ पे अपनाए हैं, जो भी पॉइंट्स यहाँ पे अपनाए हैं उनमें क्या करना है, हमें कम करना है, किस तरीके से इन पे इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर लोकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेक्टेड बाय द सिंबल इन द इमेज। तो यहाँ पर जो नेको है इसका हेडक्वार्टर आपको बताना है कि कहाँ पर है। ऑप्शन में न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर कोलकाता। तो यहाँ पर जो सिंबल आपको देखने को मिल रहा है, एक इसका सिंबल है, यह नेको एड्स का, तो एक यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। यदि आपको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को लेके क्वेश्चन आते हैं तो पहला केस डिटेक्ट हुआ था 1986 में, कहाँ पर, दिल्ली में, एंड देन नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1992 में लाया गया था। देन इसके NACP फर्स्ट आया था 1994 टू 1999 के लिए, दूसरा आया था सेकंड जो बजट निकला था 2006 तक के लिए, थर्ड आया था 2007 टू 2012 के लिए, फोर्थ आया था 2012 टू 2017 तक के लिए। बट फर्स्ट केस जनरली एग्जाम में आता है तो कहाँ पे आया था इसका, चेन्नई में। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस शोन इन दिस इमेज। तो इमेज में आपको एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस देखने को मिल रही है क्या? ऑप्शन में वेजाइनल रिंग, लिपेज लूप, मेरेना या फिर प्रोजेस्टासाइड। तो ये क्या है? ये है लिपेज लूप। मेरेना हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइस है। वेजाइनल रिंग इस तरीके से इंसर्ट की जाएगी, और प्रोजेस्टासाइड जो कि यहाँ पर प्रोजेस्ट्रॉन 38 mg जो प्रोजेस्ट्रॉन रहेगा इसमें वो रहेगा, तो क्या है? प्रोजेस्टासाइड। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस सीन इन दिस इमेज। तो यहाँ पे इमेज में आपको एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस दिख रही है, तो इसका नाम क्या है? ऑप्शन में फीमेल कॉन्डोम, डायफ्राम, वेजाइनल स्पंज या फिर वेजाइनल रिंग। तो जो यहाँ पर इमेज दिख रही है क्या है? डायफ्राम की इमेज है। वेजाइनल स्पॉन्ज इस तरीके से रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फीमेल कॉन्डोम इमेज है जो इस टाइप से रहेगी। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोस्ट्रिडियम टेटेनी। तो सी टेटेनी किस टाइप का टॉक्सिन है जो प्रोड्यूस करेगा? ऑप्शन में एक्सोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन, ऑर्गेनिक टॉक्सिन या फिर इनऑर्गेनिक टॉक्सिन। तो सी टेटेनी क्या करता है? एक्सोटॉक्सिन है जो क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। एक्सोटॉक्सिन का मतलब है कि सेल्स के बाहर की तरफ जो टॉक्सिन्स बनेंगे वो, एंडो का मतलब है कि सेल्स में अंदर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड बाय टिक। तो कौन सा वायरल इन्फेक्शन है जो टिक के द्वारा होगा? ऑप्शन में क्यासनूर फॉरेस्ट डिसीज, डेंगू, मलेरिया या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो वायरल इन्फेक्शन टिक के द्वारा होगा वो क्या है? क्यासनूर फॉरेस्ट डिसीज। क्या है? क्यासनूर फॉरेस्ट डिसीज। दिस इज द डिसीज दैट इज कॉज्ड बाय द वायरस बिलोंगिंग टू द फ्लेविब्रेडा फैमिली। याद रखना है, क्यासनूर फॉरेस्ट डिसीज टिक बॉर्न वायरल हेमरेजिक फीवर है जो कि साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रहेगा, और जो क्यासनूर फॉरेस्ट डिसीज का जो वायरस रहेगा ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? फ्लेविब्रेडा फैमिली से। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नॉर्मल सोडियम लेवल इन ह्यूमन बॉडी। तो सभी को पता है कि नॉर्मल सोडियम लेवल कितना होता है? 135 टू 145 MEQ पर लीटर। ज़्यादा होता है तो हाइपरनेट्रेमिया, कम होगा तो हाइपोनेट्रेमिया। और पोटेशियम लेवल पूछते हैं तो 3.5 टू 5 MEQ पर लीटर। कैल्शियम लेवल होता है 8.5 टू 10.5 mg पर DL। दो चीज़ें याद रखें, सोडियम पोटेशियम MEQ पर लीटर में इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी, और कैल्शियम की mg पर DL में। नेक्स्ट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग इज नोन एज। तो टंग के इन्फ्लामेशन के लिए क्या कहा जाएगा? ऑप्शन में जिंजिवाइटिस, पैरोटाइटिस, स्टोमेटाइटिस या फिर ग्लोसाइटिस। तो इन्फ्लामेशन ऑफ टंग क्या कहलाएगा? ग्लोसाइटिस।
स्टोमेटाइटिस का जो इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा, जो ओरल म्यूकोसा में इन्फ्लामेशन होगा वो क्या है, स्टोमेटाइटिस। जिंजिवाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द गम, एंड पैरोटाइटिस दैट मीन्स कि जो वन और बोथ पैरोटिड ग्लैंड से वहाँ पर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन का होना। तो क्वेश्चन था कि इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग, सो इट्स अ ग्लोसाइटिस। Stomatitis means inflammation of the oral mucosa. Gingivitis means inflammation of the gums, मसूड़ों में इन्फ्लामेशन होना। जो पैरोटाइटिस है इसका मतलब है कि एक या फिर दोनों जो पैरोटिड ग्लैंड्स है वहाँ पर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन का होना। नेक्स्ट इज द इक्विपमेंट यूज्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ ईयर। तो कान के एग्जामिनेशन के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा? ऑप्शन में लैरिंगोस्कोप, ऑप्थेल्मोस्कोप, प्रोक्टोस्कोपी या फिर ऑटोस्कोप। तो जो इंस्ट्रूमेंट ईयर एग्जामिनेशन में यूज होगा वो क्या है, ऑटोस्कोप। इस तरीके से रहेगा, क्या है, ऑटोस्कोप ईयर एग्जामिनेशन के लिए। ऑप्थेल्मोस्कोप जो आँखों के इंस्पेक्शन के लिए, आँखों को चेक करने के लिए, रेटिना और आँखों के अदर पार्ट्स को चेक करने के लिए यूज़ किया जाएगा, वो क्या होगा, ऑप्थेल्मोस्कोप। प्रोक्टोस्कोप है जो जनरली एनल कैविटी, रेक्टम और सिगमेंट कोलोन को सिग्मोइड कोलोन को चेक करने के लिए यूज़ किया जाएगा। शॉर्ट, स्ट्रेट, रिजिड, हॉलो मेटल के बने हुए ट्यूब रहेंगे, इसमें एक लाइट, स्मॉल लाइट बल्ब रहेगा जो कि एंड में प्रेजेंट रहेगा, जिससे हम चेक कर सकते हैं। लैरिंगोस्कोप जो एक एंडोस्कोप ही है जिससे लैरिंग्स को हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ क्लिनिकल सिम्टम ऑफ वास्टिंग सिंड्रोम इन एड्स इंक्लूड्स ऑल। तो क्लिनिकल सिंड्रोम सभी जो यहाँ पर एड्स के क्लिनिकल में जो वास्टिंग सिंड्रोम है वो कौन से हैं? ऑप्शन में है इनवॉलेंट्री वेट लॉस, क्रोनिक डायरिया, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन या फिर ईसोफेगल कैंडिडियासिस। तो यहाँ पे फिर अब आपको ऑप्शन बताना है कि सभी हैं तो इनमें से कौन से पॉइंट सही हैं, ABC, BCD, ABD या फिर ABCD। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो क्या है, ए मीन्स इनवॉलेंट्री वेट लॉस, क्रोनिक डायरिया एंड प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। तो ये सभी क्या है, वेस्टिंग सिंड्रोम है। नेक्स्ट इज CSF इज सीक्रेटेड बाय। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ से सीक्रेट होगा? ऑप्शन में है कोरॉइड प्लेक्सिस, आर्कनॉइड प्लेक्सिस, थर्ड वेंट्रिकल या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो यहाँ पर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है इसका सीक्रेशन कहाँ से होता है? कोरॉइड प्लेक्सस से। नेक्स्ट इज द एबनॉर्मल डायलिटेशन ऑफ द वॉल ऑफ एन आर्टरी इज रिफर्ड एज। तो जो आर्टरी की वॉल है वहाँ पर एबनॉर्मल मतलब कि नॉर्मल नहीं है ये चीज़, बट जो वॉल है वहाँ पर क्या हो जाता है, आर्टरी वॉल क्या डायलिटेशन हो जाता है, तो ये क्या कहलाएगा? ऑप्शन में है एन्यूरिज्म, हर्निया, फ्लेवाइटिस या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर एबनॉर्मल डायलिटेशन हो रहा है आर्टरी की वॉल में, तो क्या है, एन्यूरिज्म। क्या है, एन्यूरिज्म। इस तरीके से एबनॉर्मली तो वीक रहेंगी जो मसल्स यहाँ पर जो वीक रहेंगी उसके कारण डायलिटेशन होगा, तो क्या कहलाएगा, एन्यूरिज्म। हर्निया का मतलब है कि किसी दूसरे ऑर्गन में प्रोट्रूड्यूस हो जाना। फ्लेवाइटिस का मतलब है कि वेन में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन का होना। नेक्स्ट इज एक्सेसिव एल्कोहल यूज वाइल ऑन वारफरिन थेरेपी लीड्स टू। यदि कोई पर्सन वारफरिन ले रहा है, एंटीकोगुलेंट जो ले रहा है वारफरिन, और वो उस टाइम पर यदि बहुत ज़्यादा एल्कोहल कंजप्शन करता है, दारू पीता है, शराब पीता है, एल्कोहल लेता है, तब क्या होगा? ऑप्शन में डिक्रीज्ड एंटीकोगुलेंट इफेक्ट, इंक्रीज्ड एंटीकोगुलेशन इफेक्ट, इंक्रीज्ड विटामिन के एब्जॉर्प्शन या फिर डी नन ऑफ द अबव। यदि कोई पर्सन वारफरिन थेरेपी पर है, ऑलरेडी वारफरिन ले रहा है और साथ में वो एक्सेसिव अल्कोहल भी ले लेता है, तब क्या होगा? एंटीकोगुलेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एल्कोहल कैन ऑल्सो कॉज योर बॉडी टू मेक फ्यूअर प्लेटलेट्स देन नॉर्मल। प्लेटलेट्स आर द सेल इन योर बॉडी दैट स्टार्ट द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। तो यदि कोई पर्सन एल्कोहल लेता है तो ऑलरेडी जो आपकी प्लेटलेट्स है उनको कम करेगा, और यदि वारफरिन ऑल्सो इंटरफेयर्स विद द क्लॉटिंग प्रोसेस, तो वारफरिन ऑलरेडी जो क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है, क्योंकि ये एक एंटीकोगुलेंट का काम करेगी, तो यहाँ पर यदि कोई ऑलरेडी प्लेटलेट्स आपकी ऑलरेडी कम हो रही हैं और आप वारफरिन भी लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, जो एंटीकोगुलेशन इफेक्ट है आपका वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज डिप्थीरिया करियर इज आइडेंटिफाइड थ्रू। डिप्थीरिया का जो करियर है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया को कैसे फाइंड आउट करेंगे? ग्राम स्टेनिंग से, एल्बर्ट स्टेनिंग से
जील नेल्सन स्टेनिंग से या फिर थ्रोट स्वैब कल्चर से। तो जो डिप्थीरिया का जो करियर है हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, थ्रोट स्वैब कल्चर से। इससे स्वैब थ्रोट कल्चर से, क्योंकि डिप्थीरिया में जनरली आपका जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम है वही अफेक्ट होता है। नेक्स्ट इज द गोल हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD वाज mooted इन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन द ईयर। तो जो गोल है हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD, ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में कब लाया गया था? 1978, 1945, 1991 या फिर 1979 में। तो हेल्थ फॉर ऑल है जो 2000 AD कब लाया गया था? 1978 में, 1978 में। नेक्स्ट इज MTP एक्ट डज नॉट अलाउ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर। तो MTP एक्ट है जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, ये इसमें जो प्रेगनेंसी है कितने वीक के बाद टर्मिनेट नहीं कर सकते। ऑप्शन में 30 वीक्स, 20 वीक्स, 24 वीक्स या फिर 28 वीक्स। तो अकॉर्डिंग टू MTP एक्ट के प्रेगनेंसी को मोर देन 20 वीक्स के बाद हम टर्मिनेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 20 वीक्स। बट यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए हैं। MTP एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट था, इसमें 20 वीक की प्रेगनेंसी का जो इंडिकेशन रखा गया था। बट अब 2021 में कुछ चेंज किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि 24 वीक्स फॉर रेप सर्वाइवर एंड 24 वीक्स ऑफ सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मलिटीज। तो सभी प्रेगनेंसी के लिए 20 वीक रखा गया था 1971 एक्ट के तहत। बट जो अमेंडमेंट एक्ट आया है, MTP एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2021 में ही आया है, तो इसमें यदि जो रेप सर्वाइवर है या फिर फीटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, तो उस केस में 24 वीक की प्रेगनेंसी को क्या किया जा सकता है? टर्मिनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज अंडर MCH प्रोग्राम आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स टू बी गिवन ओरली टू मदर हैज़। तो जो MCH प्रोग्राम है उसके तहत जो आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट दी जाती हैं, तो कितनी दी जाती हैं? ऑप्शन में है 60 mg आयरन प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड, 100 mg आयरन प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड, 60 mg आयरन प्लस 100 mcg फॉलिक एसिड या फिर 100 mg आयरन प्लस 100 mcg फॉलिक एसिड। तो जो MCH प्रोग्राम के तहत डेली आयरन फॉलिक एसिड के जो डोज दिया जाता है मदर के लिए, वो कितना होता है? 100 mg आयरन एंड 500 mcg फॉलिक एसिड। नेक्स्ट इज स्पर्मिसाइड यूज्ड इन कॉन्ट्रासेप्टिव टुडे इज। तो जो टुडे नाम का एक कॉन्ट्रासेप्टिव है, इसमें कौन सा स्पर्मिसाइड यूज किया जाता है? ऑप्शन में प्रोस्टाग्लैंडिन F2, MPA, N नैनोसैनॉल या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो टुडे नाम का कॉन्ट्रासेप्टिव है, वुमेन कॉन्ट्रासेप्टिव है, तो इसमें जो स्पर्मिसाइड यूज किया जाता है वो क्या है? 9-नेसोसाइनॉल, जो कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव स्पंज के तौर पर रहेगा। इट्स अ बर्थ कंट्रोल प्रोडक्ट एंड इट्स डिस्पोजेबल पॉलीयूरेथेन फॉर्म स्पंज कंटेनिंग 100 mg ऑफ नॉनॉक्सिनॉल 9 विच किल स्पर्म ऑन कॉन्टैक्ट। जैसे ही स्पर्म इसके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उसको ये मारने का काम करेगा। तो ये स्पर्मिसाइड क्या है? नॉनॉक्सिनॉल, जो कि 1000 mg वन स्पंज में क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट इज एज इंडिपेंडेंट एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो एज इंडिपेंडेंट एंथ्रोपोमेट्रिक माल न्यूट्रिशन है जो किससे मेजर करेंगे? चेस्ट सर्कमफेरेंस से, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस से, हेड सर्कमफेरेंस या फिर वेट फॉर एज। तो एज इंडिपेंडेंट एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट यहाँ पर कैसे सही तरीके से पता होगा? तो वो पता चलेगा हमें MUAC से, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस से। नेक्स्ट इज ऑर्थोट्यूलिडिन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। तो जो ऑर्थोट्यूलिडिन टेस्ट है, इससे क्या डिटेक्ट किया जाता है? ऑप्शन में फ्री रेसिडुअल क्लोरीन, बाउंड क्लोरीन, फ्री एंड कंबाइंड क्लोरीन या फिर क्लोरीन डिमांड। तो जो ऑर्थोट्यूलिडिन टेस्ट है, इससे क्या डिटेक्ट होता है? फ्री एंड कंबाइंड क्लोरीन है जो पानी में चेक किया जाता है। नेक्स्ट इज स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस इन एक्सरे ऑफ एन एडल्ट मेल सजेस्ट। तो स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस यदि मेल एडल्ट मेल के एक्सरे में आता है तब क्या होगा? फीमेल में पता है सभी को स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस क्या है, तो हाइडेटिफॉर्म मोल है। बट यदि मेल क्लाइंट में पूछते हैं तब क्या होगा? ऑप्शन में एंथ्रानोसिस, सिलिकोसिस, सिड्रोसिस या फिर ऑल ऑफ दी अबव।
तो यदि फीमेल में पूछते हैं स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस तो हाइडेटिफॉर्म मोल में देखने को मिलेगी यही चीज़। बट यदि मेल क्लाइंट में पूछते हैं तो सिलिकोसिस की सिचुएशन में जो लंग्स रहेंगे यहाँ पर, जो सिलिका डस्ट है उसके कारण जो लंग्स फाइब्रोसिस जिसको हम कहेंगे, सिलिका डस्ट के कारण जो सिचुएशन होगी तो वहाँ पे आपको लंग्स का जो एक्सरे होगा, चेस्ट एक्सरे होगा, तो यहाँ पे आपको लंग्स में इस तरीके से स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलेगा। तो किस में देखने को मिलेगा? सिलिकोसिस में। नेक्स्ट इज द फोर्थ डायमेंशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग चौथा डायमेंशन कौन सा है हेल्थ का? ऑप्शन में फिजिकल, मेंटल, सोशल या फिर स्पिरिचुअल। तो जो डायमेंशन है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसके अकॉर्डिंग फोर्थ डायमेंशन है यहाँ पर स्पिरिचुअल डायमेंशन। जो 5 है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एंड सोशल। 5th नंबर का है सोशल, फर्स्ट फिजिकल, सेकंड मेंटल, थर्ड इमोशनल, फोर्थ स्पिरिचुअल एंड 5th वन इज द सोशल डायमेंशन। नेक्स्ट इज a couple with one child had been trying without success for several years to have another child. The following term would describe the situation. तो यहाँ पर एक कपल है, उसका ऑलरेडी एक वन बच्चा है, वन चाइल्ड है, बट वो दूसरी प्रेगनेंसी के लिए कई सालों से ट्राई कर रहे हैं बट नहीं हो पा रहा है, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो किस टाइप की इनफर्टिलिटी कहलाएगी? ऑप्शन में प्राइमरी, सेकेंडरी स्टेरिलिटी या फिर इरिवर्सिबल इनफर्टिलिटी। तो ऑलरेडी वन चाइल्ड है तो ये क्या हो गया? प्राइमरी इनफर्टिलिटी तो नहीं होगी। यदि एक भी कंसीव नहीं कर पाते तब प्राइमरी होती, बट ऑलरेडी वन है, सेकंड नहीं हो पा रहा है, तो क्या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। और यहाँ पर जो टर्म है स्टेरिलिटी इज द इनएबिलिटी टू अचीव अ प्रेगनेंसी आफ्टर अ ईयर ऑफ ट्राइंग टू हैव अ चाइल्ड विदाउट यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव। कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ नहीं करते हैं तब भी आप कंटिन्यू ट्राई करते हैं तब भी कंसीव नहीं कर पाते हैं, तब स्टेरिलिटी कहलाएगा। इनफर्टिलिटी का मतलब इज द इनएबिलिटी टू गिव लाइफ बर्थ टू अ बेबी। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है कि आप किसी बेबी को जन्म नहीं दे पा रहे हैं। ऑलरेडी आपका एक बेबी है तब ये इनफर्टिलिटी नहीं कहलाएगी, किस में आएगी? सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में। नेक्स्ट इज विच इज़ द लास्ट फेज ऑफ होम विजिटिंग इन फैमिली हेल्थ सर्विसेज। तो फैमिली हेल्थ सर्विसेज में लास्ट जो फेज है वो कौन सी होगी? ऑप्शन में एक्टिविटी फेज, प्री विजिट फेज, टर्मिनल फेज या फिर पोस्ट विजिट फेज। तो होम विजिट करने जाते हैं हम, तो लास्ट फेज क्या है? पोस्ट विजिट फेज। क्या है? इनिशिएशन, प्री विजिट, एक्टिविटीज ड्यूरिंग होम विजिट, टर्मिनेशन और लास्ट आती है पोस्ट विजिट एक्टिविटीज। नेक्स्ट इज हॉरोक्स एपरेटस इज यूज्ड टू मेजर। तो हॉरोक्स एपरेटस का यूज किसको मेजर करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन में है लेवल ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन, हार्डनेस ऑफ वाटर, क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो हॉरोक्स एपरेटस है यहाँ पे आप देख सकते हैं तो क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज अ 30-year-old प्रेग्नेंट वुमन इज डायग्नोज्ड विथ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी टीबी ड्रग्स शुड नॉट बी गिवन। तो यदि कोई 30 साल की प्रेग्नेंट वुमन को पल्मोनरी टीबी डायग्नोस होती है तो जो डॉट्स थेरेपी में हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग देते हैं तो उनमें से कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो हम उसको नहीं देंगे क्योंकि लेडी क्या है? प्रेग्नेंट है। ऑप्शन में स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड, इथाम्ब्यूटोल या फिर रिफाम्पिसिन। तो जो हम यहाँ पे मेडिसिन नहीं देंगे वो होगी स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्योंकि स्ट्रेप्टोमाइसिन एक टेरेटोजेनिक ड्रग का काम करेगी और जो प्रेगनेंसी में क्या होगी? कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी। प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी को भी ये टेरेटोजेनिक इफेक्ट प्रोवाइड करा सकती है, बेबी में एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है, इसीलिए स्ट्रेप्टोमाइसिन हम क्या करते हैं? प्रेगनेंसी में अवॉइड करेंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन और अमीकासिन तीनों एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो अवॉइड की जाती हैं। बट एंटी टीबी ड्रग यहाँ पे कहीं गई हैं, चारों ऑप्शन में दिए हैं, तब स्ट्रेप्टोमाइसिन आपको मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वर्ल्ड लेप्रोसी डे। तो हम एवरी ईयर 30 जनवरी को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड लेप्रोसी डे के लिए सेलिब्रेट करते हैं। लेप्रोसी का दूसरा नाम क्या है? हैंसेंस डिसीज। क्या है? हैंसेंस डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वर्ल्ड कैंसर डे। तो जो इम्पोर्टेंट हेल्थ रिलेटेड डे है वो यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। तो वर्ल्ड कैंसर डे हम एवरी 4 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं
और इसकी जो थीम रखी गई है वो सेम है जो 2020 में थी, वो 2021 में भी फॉलो की गई है। आई एम एंड आई विल, आई एम एंड आई विल, इट्स अ थीम फॉर वर्ल्ड कैंसर डे, और जो कि हम 4 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर नेशनल डिवॉर्मिंग डे। क्या है? नेशनल डिवॉर्मिंग डे जो हम कब मनाते हैं? 10 फरवरी को, जिसको राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस के तौर पे भी जानते हैं हम। इसकी लिए क्या कहा, जो प्री स्कूल और स्कूल एज चिल्ड्रन होते हैं 1 to 9 ईयर एज ग्रुप के, उनमें क्या दिया जाता है? जो एल्बेंडाजोल टैबलेट है जो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड यूनानी डे, जो कि हम 11 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड रेडियो डे, जो कि 13 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी 2020 में रेडियो एंड डाइवर्सिटी। फिर आता है नेशनल वुमेंस डे, जो कि हम एवरी 13 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। और यदि नेशनल पूछते हैं तो 13 फरवरी, इंटरनेशनल पूछते हैं हम तो 8 मार्च को। और जो नेशनल हम मनाते हैं किसके बर्थ एनिवर्सरी के तौर पे मनाते हैं, तो सरोजनी नायडू है। 13 फरवरी को पहली बार हमने 13 फरवरी 2014 को 135वीं बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर सरोजनी नायडू की बर्थ एनिवर्सरी थी, उसी दिन से इसको मनाना स्टार्ट किया। इंटरनेशनल वुमेन्स डे आता है 8 मार्च को, बट नेशनल पूछते हैं तो 13 फरवरी को। नेक्स्ट नेशनल साइंस डे, जो कि 28 फरवरी को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। 2019 की थीम थी साइंस फॉर द पीपल एंड पीपल फॉर द साइंस। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे हम हर साल 8 मार्च को मनाते हैं। मैंने जस्ट अब भी आपको बताया है कि इन दो चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। नेशनल वुमेंस डे 13 फरवरी को मनाते हैं, बट इंटरनेशनल वुमेंस डे पूछते हैं तो 8 मार्च को। थीम है इस बार 2021 की थीम रखी गई थी वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। क्या है? वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। 2020 की थीम थी एन इक्वल वर्ल्ड इन एनेबल्ड वर्ल्ड। नेक्स्ट है यहाँ पर नेशनल वैक्सीनेशन डे। तो नेशनल वैक्सीनेशन डे हम एवरी ईयर 16 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, जिसको नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के तौर पर भी मनाते हैं। और जो लास्ट वीक होता है अप्रैल का, 24 से 30 अप्रैल का टाइम होता है, इस दिन हम हर साल क्या मनाते हैं? वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं इसको। और जो थीम थी 2020 में वो क्या थी? वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। क्या थी? वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। फिर आता है यहाँ पर वर्ल्ड स्पैरो डे। क्या है? विश्व गौरैया दिवस, जो कि 20 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। तो एवरी ईयर 24 मार्च को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। और इसी दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि रॉबर्ट कोच ने ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया की खोज की थी, तो इसी दिन के तौर पर हम 24 मार्च को हर साल वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के लिए सेलिब्रेट करते हैं। फिर आता है हमारी नर्सिंग का सबसे इम्पोर्टेंट डे, जो कि हर साल एग्जाम में आपको क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा, तो वर्ल्ड हेल्थ डे, जो कि हम एवरी 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। 2021 की थीम है बिल्डिंग अ फेयरर एंड हेल्थियर वर्ल्ड। 2020 की थीम है सपोर्ट मिडवाइफ्स एंड नर्सेस, एंड 2019 की थीम थी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एंड एवरीवेयर। तो हम हर साल 7 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे। नेक्स्ट आता है यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। तो हम हर साल 6 अप्रैल को ये सेलिब्रेट करते हैं। फिर आता है एनुअल अर्थ डे। तो एनुअल अर्थ डे हम मनाते हैं कब? 22 अप्रैल को। 2021 की थीम थी रिस्टोर आवर अर्थ, 2020 की थीम थी क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट आता है नेशनल पंचायती राज्य दिवस। तो 24 अप्रैल को हम हर साल क्या मनाते हैं? नेशनल पंचायती राज्य दिवस। और ये पहली बार 2010 में जो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस टाइम पर उन्होंने इसको डिक्लेयर किया था। और जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन और पोर्टल को 2020 में लॉन्च किया था। फिर आता है वर्ल्ड मलेरिया डे। वर्ल्ड मलेरिया डे हम 25 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। 2020 की थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। 2021 की थीम थी रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। आई होप आपके लिए चीज़ें समझ में आ रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में आती हैं। नेक्स्ट वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि 24 to 30 अप्रैल तक इसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है।
फिर आता है आयुष्मान भारत दिवस, जो कि 30 अप्रैल को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। आयुष्मान भारत में फिर नई नई जो स्कीम के तहत जो बेनिफिशियर्स हैं वो लाए गए, तो आप इसके लिए एक बार रिवाइज कर लें, वो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। फिर आता है इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स, जो कि हम 5 मई को सेलिब्रेट करते हैं। 2021 की थीम थी फॉलो द डेटा इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। 2020 की थीम थी मिडवाइफ्स विथ वुमेन सेलिब्रेट डेमोन्स्ट्रेट मोबिलाइज यूनिट आवर टाइम इज नाउ। ये क्या है, थीम है और कब मनाते हैं। फिर आता है इंटरनेशनल नर्सेज डे। इंटरनेशनल नर्सेज डे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एग्जाम में आ सकता है आपको। तो एवरी हम ईयर 12 मई को सेलिब्रेट करते हैं। इसकी थीम आपको याद रखना है, एग्जाम में आपके लिए ज़रूर आ सकती हैं। फिर आता है इंटरनेशनल योगा डे। तो योगा डे मैंने आपको अभी बताया 21 जून को मनाते हैं। 2021 की थीम नहीं बताई थी, इसलिए यहाँ पे फिर से इस क्वेश्चन को रिवाइज किया है, योगा फॉर वेलनेस। तो यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें आपके लिए बाकी के क्वेश्चन है जो कवर अप कर दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आई होप आपके लिए आज की क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू।